नहीं पढ़ोगे तो चलो। नया कंसेप्ट, हेडिंग बताओ क्या लिखा है और क्या लिखा है। होल्डिंग कंपनी लिखा हो पेरेंट कंपनी लिखा हो एक ही बात है, ठीक है। चलो, अब होल्डिंग कंपनी के कंसेप्ट को थोड़ा समझेंगे। होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, डेफिनेशन की बात करूं, तो होल्डिंग कंपनी साफ साफ बोलती है दो तरीके से हम बनते हैं होल्डिंग कंपनी। क्या वो डेफिनेशन आपको याद है? गुड। चलो, होल्डिंग कंपनी दो तरीके से बनती है। उन दोनों पॉइंट के बीच है ना और था, मतलब दोनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो आपकी कंपनी क्या कहलाएगी? होल्डिंग कंपनी, ठीक है। या फिर मैं कहूंगी कि हमने पढ़ा था सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन सिंपल बस ये बोलती है कि होल्डिंग कंपनी वो है जिसकी क्या होती है? सब्सिडरी होती है। प्रॉपर डेफिनेशन रीड करिए। होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनीज। होल्डिंग कंपनी वो है जिसकी एक या एक से ज्यादा अदर कंपनीज होती है। वो अदर कंपनी क्या कहलाती है? वो अदर कंपनी कौन है? सब्सिडी। तो होल्डिंग कंपनी वो है जिसकी सब्सिडी कंपनी है। या फिर मैं कहूंगी एक ही सब्सिडी है क्या, या एक से ज्यादा है? एक या एक से ज्यादा। तो लैंग्वेज जब आप मीनिंग लिखोगे, डेफिनेशन लिखोगे, तो आपको ये याद रखना है होल्डिंग कंपनी मींस जिसमें क्या है? वन और मोर अदर कंपनीज मींस कंपनी विच सच कंपनीज आर सब्सिडीज। तो और सिंपल वर्जन क्या कर सकते हो? वन और मोर अदर सब्सिडीज कंपनीज, दैट्स इट। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए होल्डिंग कंपनी का एक एग्जाम्पल देख के समझते हैं। सब स्क्रीन में देखेंगे। कंपनी का नाम क्या लिखा है? सुजुकी मोटर्स कॉर्पोरेशन, ठीक है, एक जापानीज कंपनी है। ये हमारी होल्डिंग कंपनी। या तो मैं इसे होल्डिंग कंपनी बोल सकती हूँ, या तो मैं क्या इसे बोल सकती हूँ? पेरेंट कंपनी। होल्डिंग पेरेंट दोनों में से कोई भी एक नाम बोल सकते हो। चलो, अब इसने इंडिया बेस्ड कंपनी मारुति सुजुकी, मारुति सुजुकी एक कंपनी बनती है और उसमें वो कितना स्टेक होल्ड करता है? 56.37%। मुझे बताओ, क्या ये सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन इंडियन मारुति सुजुकी की होल्डिंग कंपनी है क्या? तो होल्डिंग कंपनी कैसे बनते, कैसे बनते? अगर आप होल्ड करते हो, कितना होल्ड करते हो? कितना करते हो? मोर देन हाफ शेयर होल्ड करते हो, तो एक तरीका ये होता है, ठीक है, वोटिंग पावर। दूसरा दूसरा पॉइंट क्या होता है कि आप क्या कर रहे हो? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कॉम्पोजिशन को कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है। चलिए, अब यहां पर उन्होंने कुछ की फीचर्स बताए। होल्डिंग कंपनी क्या करती है? कंट्रोल करती है बच्चों। कैपिटल रेजिंग इनकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। देन बिजनेस एक तरीके से क्या होता है? डाइवर्सिफाई होता है। देन डिवीजन ऑफ द टैक्स बर्डन, ठीक। तो ये इनकी कुछ क्वालिटीज लिखी है। चलिए, अब इन्होंने कहा कि इंडिया का थोड़ा कंसेप्ट समझेंगे। इंडिया में जो होल्डिंग कंपनी बनने का जो पैटर्न है, जो वो पॉपुलर है, वो दो तरीके से पॉपुलर है। सबसे पहला जो पैटर्न है दैट वाज कॉर्पोरेट ग्रुप, और दूसरा क्या है? प्राइवेट इक्विटी फंड। थोड़ा कंसेप्ट समझना। इंडिया में जितनी भी होल्डिंग कंपनीज होती है, इन होल्डिंग कंपनी को दो फॉर्म में डिवाइड कर रखा है। पहला फॉर्म क्या है? पहला फॉर्म क्या है? कॉर्पोरेट ग्रुप्स। दूसरा क्या लिखा है? प्राइवेट इक्विटी फंड्स। अब थोड़ा कंसेप्ट को समझेंगे। कंसेप्ट ये बोलता है, क्या हम टाटा ग्रुप को जानते हैं? टाटा ग्रुप। अब टाटा कंपनी एक है और इसके नीचे क्या है? बहुत सारी सब्सिडरी कंपनी है। बहुत सारी क्या है? सब्सिडरी कंपनी है। लेकिन इन सारी कंपनीज को एक साथ हम क्या बोलते हैं? टाटा ग्रुप। रिलायंस इंडस्ट्री नाम तो सुना ही होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के नीचे बहुत सारी उसकी सब्सिडीज है। तो कुल मिलाकर इंडिया में जो होल्डिंग कंपनी का जो पैटर्न बनता है, जो फॉर्म बनता है, दो तरीका होता है। या तो एक पूरा का पूरा कॉर्पोरेट ग्रुप होता है, वो रन होता है जिसमें मल्टी और वेराइटी ऑफ बिजनेस, बहुत वेरी वेरी है ना, बहुत डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस उसके अंदर होल्ड होते हैं, ठीक है। तो अपना इन्होंने क्या बना दिया? एक विंग बना दिया और टाटा ग्रुप्स बोल दिया, रिलायंस ग्रुप बोल दिया, अडानी ग्रुप्स बोल दिया। तो इस तरीके से एक पैटर्न बनता है, और ये सारे पैटर्न्स आपने नाम सुने। दूसरा पैटर्न क्या बोलता है? प्राइवेट इक्विटी फंड। ये इक्विटी क्या होता है? शेयर्स, इक्विटी शेयर्स की बात हो रही है, इक्विटी शेयर कैपिटल की बात हो रही है। इन्होंने कहा दूसरा पैटर्न ये है कि किसी भी कंपनी के मोर देन हाफ वोटिंग शेयर्स को क्या करो? खरीद लो। या फिर मैं सिंपल भाषा में बोलूं, इक्विटी शेयर्स खरीदो। लेकिन इक्विटी शेयर्स कितना खरीदोगे कि भाई वो होल्डिंग कंपनी बन जाएगी? मोर देन हाफ वोटिंग पावर वाले खरीदोगे। तो यहाँ पे उन्होंने कहा दो तरीके। या तो आप क्या करोगे? अपने ही अंदर नए नए बिजनेसेस ओपन करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आईटेक्स की बात करूं। आईटेक्स ने एक नया नया कंपनी खोला जिसके सारे शेयर्स अपने पास रखे, अपने अंडर में उन्होंने एक सब्सिडी बनाई और बोला भैया तुम साइंस विंग खोलो। और हम मैंने या फिर एक दूसरी सब्सिडी खोली जिससे मैंने बोला आप आर्ट्स विंग खोलो। तो हमने क्या किया? आईटेक्स के अंडर में ही हमने क्या कर दिया? एक कॉमर्स विंग खोल दिया,
एक आर्ट्स विंग खोल दिया, एक साइंस विंग खोल दिया, तो अलग अलग विंग खोल दिया। मतलब ये क्या हो गया, आईटेक्स ग्रुप, और इसके नीचे हमने नई नई कंपनियां खोली और उस कंपनी को एक अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट हमने बिजनेस में एंगेज किया। हो सकता है एजुकेशन लाइन ना हो, एजुकेशन लाइन के अलावा कि भैया हम एसी बनाने का भी काम करेंगे, हम स्पोर्ट्स में भी उतरेंगे, तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस मेरे अंदर है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इसे हम क्या बोलेंगे, ग्रुप, कॉर्पोरेट ग्रुप का पैटर्न। या फिर मैंने क्या बोला, आईटेक्स ने बोला कि मैं एक एबीसी कंपनी के शेयर्स खरीद लेंगे। एबीसी कंपनी क्या करेंगे, शेयर्स खरीद लेंगे, जो ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है। एबीसी बिजनेस अपना ऑलरेडी बिजनेस चला रहा था, एक अलग कंपनी थी ये। एक XYZ कंपनी है, उसके शेयर्स खरीद लिए। एक EFG कंपनी है, इनके शेयर्स खरीद ले। तो पहले पैटर्न में हमने क्या किया, हमने अपने ही अंडर में एक नई कंपनीज खोली और उस कंपनी को डिफरेंशिएट किया कि भैया तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, तुम ये काम करो। या फिर मैंने क्या किया, जाकर बस इन्वेस्टमेंट करती हूँ। इन्वेस्टमेंट कितने तक का कर देती हूँ जिस कारण से मैं होल्डिंग कंपनी बनती हूँ, मोर देन हाफ करती हूँ, मोर देन 50% करती हूँ। तो जो पहला वाला है ये एक ग्रुप है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है। और दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा क्या बोल रहा है, हम सीधे से जाकर क्या करते हैं, किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा करते हैं, उसकी इक्विटी इतनी ज्यादा खरीद लेते हैं जिस कारण से वो हमारे कंट्रोल में आ जाती है। तो दोनों को एक बार रीड करेंगे। कॉर्पोरेट ग्रुप रनिंग मल्टीपल, और जितने भी वैराइड है ना, वेरिड बिजनेसेस है, एंड प्राइवेट इक्विटी फंड लुकिंग टू क्रिएट प्लेटफॉर्म टू कंसोलिडेट मल्टीपल एसेट्स। हम दूसरी कंपनी को जाकर क्या कर रहे, खरीद रहे विद इन दी स्पेसिफाइड सेक्टर्स। हो सकता है कि कोई स्पेसिफाइड सेक्टर्स हो जिसे हमें कवर करना है, ठीक है। और क्या लिखा है, वर्टिकल, इन विच दे आर नॉट द कंपनीज ऑफ द रिक्वायर्ड साइज एंड स्केल। इन्होंने कहा ऐसी कोई फिक्स कुछ भी होता नहीं है। तो पहला पैटर्न हमने एक ग्रुप बनाया, उसके अंदर बहुत सारी वैरायटी रखी। दूसरा पैटर्न बस हम खरीदते जा रहे। डाउट क्या था? हाँ हाँ हाँ। देखो, तुम बोल रहे हो कि जो वो शेल कंपनी है वो गलत कंपनी बनी है। बनाने खोलने वाला कौन था, होल्डिंग कंपनी, पेरेंट कंपनी। पेरेंट कंपनी थी, बड़ा ग्रुप था, टाटा ग्रुप का एक शेल कंपनी की हम बात करते हैं, ठीक है। तो अब मैं कह रही हूँ क्या पूरे होल्डिंग कंपनी को खत्म कर दिया जाएगा क्या, दूसरी कंपनी में बात आएगी वो तो खत्म हो जाएगी, उसके लिए पेनल्टी वगैरह सब पे तो करनी पड़ेगी। जो उन पे केस बनता है वो केस कंटिन्यू रहेगा, बाकी सब वैसे ही चलती रहेगी, ठीक है। चलो, कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे होल्डिंग कंपनी के यहाँ पर कि भाई ये कंपनीज है ना मार्केट में चल रही है। चलिए इस एग्जाम्पल को फटाफट रीड करेंगे, अभी के अभी रीड करेंगे। बस एग्जाम्पल दे रखा है कि भाई एक है ना, एक ग्रुप कंपनी की बात करें, इस ग्रुप कंपनी के अंदर ये वैरायटी ऑफ बिजनेस है, दैट्स इट। चलो, अब यहाँ पे इधर उधर जनरल बातें, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। क्या लिखा है, अब हम देखेंगे होल्डिंग कंपनी के अपने एक टाइप्स है। सबसे पहला टाइप क्या लिखा है, प्योर होल्डिंग। अभी जो हमने नॉर्मल होल्डिंग पढ़ा ना, वही प्योर होल्डिंग है। नॉर्मल होल्डिंग जैसे मैंने अभी क्या बताया, मारुति सुजुकी है ना, इसमें सुजुकी कॉर्पोरेशन जो बाहर की जापानीज कंपनी, उन्होंने कितना होल्ड करके रखा है, 57 56 जो भी वट एवर, ठीक है। तो यहां पर जितना भी होल्ड करके वो प्योर क्या है, होल्डिंग कंपनी, ठीक। चलो, होल्डिंग कंपनी इज डिस्क्राइब एज अ प्योर, इट वॉज फॉर्म फॉर द सोल पर्पस। उनका मेन पर्पस क्या है इस कंपनी का, ओन करना स्टॉक इन अदर कंपनी, दैट्स इट। नॉर्मली जो एक होल्डिंग कंपनी के डेफिनेशन पढ़ते हैं वो आपकी एक प्योर होल्डिंग ही होती है। सेकंड क्या लिखा है, मिक्स्ड होल्डिंग। आओ इसे समझना है। मिक्स्ड होल्डिंग क्या बोलता है, कंपनी नॉट ओनली द कंट्रोल अनदर फर्म बट ऑल्सो एंगेज इन इट्स ओन ऑपरेशन। अब थोड़ा सा ऑपरेशन समझेंगे, व्हाट डू मीन बाय ऑपरेशंस, कंपनी की जो एक्टिविटीज चल रही है, या फिर मैं और बेटर बोलूंगी मैनेजमेंट की बात हो रही है, मैनेजमेंट बोल सकते हैं। मतलब दोनों में मैं कंपेयर करूंगी। प्योर होल्डिंग बोल रहा है भाई मैंने ना बस तेरे तेरी कंपनी में ना बस क्या कर रखा है, स्टॉक होल्ड करके रखे, बस इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इन्वेस्टमेंट के अलावा मैनेजमेंट में कोई भी डिसीजन होते तो मैं उसमें उंगली उंगली करने वाला नहीं हूं, आप देखो कोई दिक्कत नहीं। मिक्स होल्डिंग बोलता है मैंने इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है, और जो आपका ऑपरेशन चल रहा है, मैनेजमेंट में जितनी भी बातें चल रही है उन सब में मेरा भी एक बड़ा रोल आएगा, मुझसे भी पूछा जाएगा। अगर आप कुछ भी काम करो तो मैं उसमें आकर उंगली भी करूंगा, देखूंगा कि सारे काम सही हो रहे हैं कि नहीं। लेकिन प्योर होल्डिंग क्या कह रहा है, इनका सोल पर्पस क्या है, बस पैसे लगाना,
मुझे भरोसा है आपके मैनेजमेंट में, आपका मैनेजमेंट अच्छा मुनाफा ही देगा। मिक्स क्या बोल रहा है, मैंने इन्वेस्टमेंट तो किया है क्योंकि मुझे भरोसा है, लेकिन स्टिल मैनेजमेंट में जो कुछ भी चल रहा होगा उसमें मैं भी देख रेख करूंगा, मैं भी उसमें इन्वॉल्व होऊंगा, पार्टिसिपेट करूंगा। क्या दो कंसेप्ट समझ में आए? चलिए आते हैं अब हम किसमें, इमीडिएट होल्डिंग और इंटरमीडिएट होल्डिंग। इन दोनों को हम थ्रू थ्रू है ना फ्लो चार्ट समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे क्या, इंटरमीडिएट होल्डिंग। सेम एग्जाम्पल बच्चा, ये हमारी होल्डिंग कंपनी है, ये हमारी क्या है, होल्डिंग कंपनी। इस होल्डिंग कंपनी को नाम दे देते, होल्डिंग कंपनी है, इसका नाम है ए कंपनी, ठीक है। अब इसको दे देते बी और इसको दे देते हैं सी। थोड़ा सा समझना, ए हमारी होल्डिंग कंपनी है, होल्डिंग कंपनी ने पैसा किस में लगाया, बी कंपनी में, और बी कंपनी ने पैसा किस में लगाया, सी कंपनी में। या फिर मैं ये बोलूं, ए कंपनी ने पैसे लगाए बी में और बी ने लगाया सी में, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को देखूं तो ए कंपनी क्या है, ए कंपनी क्या है, होल्डिंग कंपनी, और बी कंपनी क्या है, सब्सिडरी कंपनी। चलिए अगर मैं बी और सी को देखूं तो बी कंपनी उसकी होल्डिंग हो गई, ठीक है, और सी क्या हो गई, सब्सिडरी। लेकिन अगर जब मैं तीनों को साथ में देखती हूं तो तीनों के अपने अपने नाम है। ए कंपनी को बोला जाएगा अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी, क्योंकि होता क्या है बच्चों, अगर ए ने पैसा बी में लगाया और बी ने पैसा सी में लगाया तो भैया सी दो लोगों की सब्सिडी हो गई। भाई बी की भी सब्सिडी है और किसकी सब्सिडी है, ए की भी। तो कंफ्यूजन ना हो इसीलिए नाम दिया जाता है। ए को क्या नाम दिया गया है, अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी, तो यही है क्योंकि इसी का पैसा तो बी में लगा है। और बी को नाम दिया गया है क्या, इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी। मतलब ये होल्डिंग कंपनी तो है, किसकी होल्डिंग कंपनी है, सी की, लेकिन क्योंकि ये दो के बीच में आ रही है इसलिए इसका नाम क्या है, इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी। अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी और इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी, डिफरेंस समझ में आ रहा है? अब जो फाइनली जो सी है वो इनडायरेक्टली सब्सिडी है ना, किसकी सब्सिडी है इनडायरेक्टली, ए। बी को तो डायरेक्ट है और ए की क्या है, इनडायरेक्टली। और अगर मैं आपसे अगर पूछूं इंटरमीडिएट होल्डिंग क्या है, अब ये कंसेप्ट समझ में आएगा पक्का? चले अब इंटरमीडिएट तो समझ में आ गया, अब इमीडिएट होल्डिंग समझेंगे। फिर से नाम देंगे, कंपनी ए, बी, सी, डी। टोटल कितनी कंपनी दिख रही है, चार। इससे पहले अभी कितनी कंपनी थी, तीन। ए ने पैसे लगाए किसमें, बी में, बी का नाम क्या है, इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी। बी ने पैसा किसमें लगाया, सी में, जिसका नाम क्या है, इमीडिएट होल्डिंग। क्यों इमीडिएट, इमीडिएट मतलब तुरंत। और फाइनली ये हमारी इंडियन लिस्टेड कंपनी जो हमारी डी है। तो डी की इमीडिएट होल्डिंग कौन है, सी। इमीडिएट और इंटरमीडिएट में डिफरेंस है। इंटरमीडिएट कंसेप्ट तब आता है जब कितनी कंपनीज होती है, तीन ही होती है, क्योंकि बीच में आ गए इंटरमीडिएट। लेकिन जब यहाँ पे चार कंपनी का कंसेप्ट आता है, जो तुरंत जो हमारी सी है वो इमीडिएट होल्डिंग कंपनी है। अब होल्डिंग कंपनी तीन टाइप की दिख रही है। एक होल्डिंग कंपनी का नाम क्या है, अल्टीमेट, जो मतलब एकदम फाइनल होल्डिंग कंपनी है। दूसरी वाली का नाम क्या है, इंटरमीडिएट, और तीसरी वाली का नाम क्या है, इमीडिएट। और फिर फाइनली ये हमारी सब्सिडी कंपनी। तो इन शॉर्ट डी सब्सिडी किसकी है, सी की भी है, बी की भी है, और क्या है, ए की भी है। अब अगर मैं इस कंसेप्ट को आपको समझाऊं तो मुझे थोड़ा सा बताना, नॉट हेल्ड बाय, ठीक है, अल्टीमेट, सॉरी ये नहीं, नीचे वाली लाइन, सब्सिडरी ऑफ द इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी। अब ये इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी कौन है, ये इंटरमीडिएट बी है, बी है। तो भाई जो ए है सब्सिडरी हो गई। ए की सब्सिडरी क्या है, पहले मुझे बताओ, ए की सब्सिडरी क्या है, बी भी है। ए की सब्सिडरी क्या है, सी भी है, डी भी है, सब सब्सिडी है। तो अब अगर मैं कंसेप्ट की बात करूं तो कितने टाइप्स होते हैं टोटल, चार। प्योर होल्डिंग क्या होता है, बस पैसा लगाया, प्योर होल्डिंग क्या बोलता है, बस पैसा लगाया। मिक्स क्या बोलता है, पैसा भी लगाया और मैनेजमेंट में भी देखेंगे, ठीक है। अब आ जाओ इमीडिएट और इंटरमीडिएट। इमीडिएट क्या बोलता है, इमीडिएट होल्डिंग इज वन ऑफ दैट रिटेन, क्या कर रहा है, वोटिंग स्टॉक या फिर कंट्रोल ऑफ द अनदर कंपनी। अभी तक ये बस आपको क्या बता रहा है, सब्सिडी होल्डिंग कंपनी का रिलेशन होता है वो ये बता रहा है। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट कंपनी इटसेल्फ, कंपनी खुद से ही क्या है, ऑलरेडी कंट्रोल बाय अनदर एंटिटी। तो इन्होंने बहुत क्लैरिटी नहीं दे रखी, बस ये आपको क्या बोल रहे हैं, इमीडिएट होल्डिंग कंपनी के अंडर एक सब्सिडी होती है, लेकिन ऑलरेडी वो भी किसी और से क्या हो रही होती है, कंट्रोल। तो आपको अपनी बस बुक में ऐसे ना, है ना, बना लेना है भैया, ए कंपनी लिखो कि ये कौन होती है, अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी। बी कंपनी क्या थी, बी कंपनी क्या थी, इंटरमीडिएट थी होल्डिंग कंपनी। सी क्या थी, इमीडिएट। और डी हमारी फाइनली सब्सिडी कंपनी।
हाँ हाँ, एग्जाम में आप फ्लो चार्ट बनाओगे बहुत अच्छा है, लेकिन फ्लो चार्ट के साथ उसको एक्सप्लेन भी नीचे करना, और टाइम बस आपका है ना वो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि टाइम की कमी होती है फ्लो चार्ट बनाने, तो वो थोड़ा सा फास्ट फास्ट अब बस लिख देना। अगर मैं इंटरमीडिएट होल्डिंग की बात करूं, इंटरमीडिएट होल्डिंग की डेफिनेशन देखो, कुछ अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है, ठीक है। जहां बातें बतानी होती है तो एक ही बात को 10 बार बताएंगे और इसको एक बार भी नहीं बताएंगे, ठीक है। इंटरमीडिएट होल्डिंग बोथ होल्डिंग कंपनी ऑफ दी अनदर एंड सब्सिडी ऑफ दी लार्जर कॉर्पोरेशन, तो कुछ नहीं, यहाँ पे ए बी सी और बी इसमें से हमारी क्या होती है, इंटरमीडिएट होती है। याद रहेगा क्या? पक्का? बना लो, लिख लो जल्दी से। चलिए, अब इन्होंने कहा कि हम होल्डिंग कंपनी के कुछ बेनिफिट्स पढ़ेंगे। बेनिफिट नंबर 1 क्या लिखा है? ग्रेटर कंट्रोल फॉर दी, हमने कंपनी के पूरे 100% शेयर्स नहीं लिए, कितने लिए? मोर देन हाफ लिया है। उतने में ही हमें क्या मिल जा रहा है? कंट्रोल मिल जा रहा है, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट विदाउट, इन्होंने कहा कि इन्वेस्ट भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, आधे में भी, आधे इन्वेस्टमेंट में भी आपका कंट्रोल अच्छा खासा आ रहा है, तो ये फायदा बताया। दूसरा फायदा क्या बताया? इंडिपेंडेंट एंटिटी, होल्डिंग कंपनी अपने बिजनेस में ध्यान दे रही है, सब्सिडी कंपनी अपने बिजनेस में ध्यान दे रही है, तो दोनों अपने आप में एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है, ठीक है। चलो, फिर क्या लिखा है? मैनेजमेंट कंटिन्यूटी, होल्डिंग कंपनी ऑलवेज रिटेन द मैनेजमेंट, इन्होंने कहा भाई इनका जो मैनेजमेंट है वो भी, वेन एवर अ पेरेंट कंपनी एक्वायर द अनदर अदर सब्सिडी, इट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज अ रिटेन दी मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट जो चल रहा है उसको वैसे ही कैरी ऑन करती है। क्यों? क्योंकि शायद वो कंपनी इतनी अच्छी है, अच्छा चल रही थी, हमें वो अच्छी लगी, हमने उसमें इन्वेस्टमेंट किया, तो मैनेजमेंट अच्छा है, तो मैनेजमेंट को हम रिटेन करके रखते हैं। मैनेजमेंट भी सेपरेट चलता है, जैसे कंपनी की कॉर्पोरेट आइडेंटिटी दो अलग है, तो दोनों के मैनेजमेंट भी अलग अलग डिफरेंट प्लेटफॉर्म में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। लास्ट क्या लिखा है? टैक्स इफेक्ट, होल्डिंग कंपनी जनरली क्या करती है? रीप मतलब कलेक्ट, कलेक्ट द टैक्स बेनिफिट बाय फाइलिंग द कंसोलिडेटेड टैक्स रिटर्न। अब क्योंकि होल्डिंग कंपनी की बहुत सारी सब्सिडरी कंपनी होती है, तो वो ना अपने पूरे जितनी भी डेटा होते हैं ना, वो किस बेसिस में बेचती है? कंसोलिडेटेड। कंसोलिडेटेड मतलब क्या होता है? इकट्ठा, और इकट्ठा भेजने से कहीं ना कहीं क्या होता है? अच्छा खासा टैक्स बेनिफिट होता है। एक्चुअली में आपको बहुत सारे टैक्स की अभी डिटेलिंग नहीं पता है, टैक्स की डिटेलिंग आपको बोलते हैं, आपने डेप्रिसिएशन का तो कंसेप्ट सुना है, ठीक है। इसमें वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है ना, डेप्रिशिएट होती है, जिस कारण से इनकम कम दिखती है, इनकम कम दिखती है तो आपको टैक्स भी कम लगता है। तो आप चीजों को कंसोलिडेटेड फॉर्म में जब देते हो तो आपको अच्छा खासा टैक्स का बेनिफिट हो जाता है, तो ये वो उस वन ऑफ द टैक्स बेनिफिट की बात करें। तो टोटल अभी यहाँ पे कितने बेनिफिट्स उन्होंने बताए? 4। पहला क्या बताया? ग्रेटर कंट्रोल ऑफ द स्मॉल इन्वेस्टमेंट, कंसेप्ट समझ में आए? अंदर की डिटेलिंग क्या बोलती है? बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं लगाना पड़ेगा और कंट्रोल भी आ जाएगा। और हमने ये तो देखा है कि भैया जरूरी नहीं है पैसे लगा के ही कंट्रोल आए, अदर देन भी इन्वेस्टमेंट कंट्रोल आता है। कैसे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन से, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? इंडिपेंडेंट एंटिटी, दो अलग कंपनी अलग चल रही है। देन जनरली ये लोग क्या करते हैं? मैनेजमेंट में अपना दिमाग नहीं लगाते, जो मैनेजमेंट है उसको वैसे ही रिटेन करेंगे। और फाइनली कंसोलिडेशन का क्या करते हैं? फायदा उठाते हैं इन दी टैक्स बेनिफिट, ठीक। अब यहाँ पे उन्होंने कुछ जनरल बातें बताई है होल्डिंग कंपनी के बारे में, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वेरी गुड, बैलेंस शीट है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सब पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट सब साथ में। इन्होंने कहा भाई जो होल्डिंग कंपनी होती है ना, वो अपना क्या देगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होगा? पढ़ा था 12th में, कंसोलिडेटेड बनाते थे, है ना। अगर तीन चार कंपनी इकट्ठा कर कर अकाउंट्स बनाते थे ना, 12th क्लास में कंसोलिडेशन था? नहीं था? तो कौन सी क्लास में था? 11th में था क्या? 11th में था भी कि नहीं था, पहले तो ये बता। तो क्या सिलेबस कट हो गया तुम लोग का? चलो ठीक है, कंसोलिडेशन क्या होता है समझ लो, ठीक है। होल्डिंग कंपनी, उसकी क्या है? सब्सिडी कंपनी, उसकी क्या है? सब्सिडी कंपनी। अब जो वो बैलेंस शीट बनाएगी, तो बैलेंस शीट वो कैसे बनाएगी? आज बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे? इस बैलेंस शीट में, एक ही बैलेंस शीट में आपको दिख रहा होगा कि भैया ये होल्डिंग कंपनी का अमाउंट है, ऐसे लिखा होगा एसेट्स, ये सब्सिडरी कंपनी का है, ये सब्सिडी कंपनी ए का है, ये सब्सिडी कंपनी बी का है, ये सी का है, समझ रहे हो? तो एक साथ ही कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाई जाती है। एक होती है स्टैंड अलोन होती है, एक होती है स्टैंड अलोन। इसका मतलब क्या है? एक ही कंपनी है, होल्डिंग कंपनी, इसकी बैलेंस शीट आपको दिख रही है, क्या ये बात समझ में आ रही है? इसकी बैलेंस शीट दिख रही है, सिंगल एक ही फिगर आपको दिख रहा है। या फिर आपको क्या दिखेगा? तीन तीन कंपनीज के एक साथ बस कंसोलिडेट दिख गया। कुछ याद आ गया क्या तुम लोग को? था?
वही तो, नालायक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है वटेवर। बनाना नहीं है आपको, बस मैं बोल रही हूँ, अगर आपके सामने आती तो पता तो चल जाएगा नहीं कंसोलिडेटेड है। अगर एक कंपनी से ज्यादा का डेटा दिख रहा है तो कंसोलिडेटेड है, सिंगल दिख रहा है तो स्टैंड अलोन है। होल्डिंग कंपनी की क्योंकि सब्सिडरी है तो वो अपना कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखी बनाएगी, कंसोलिडेटेड, दैट्स इट, बस वो यही कह रहा है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होल्डिंग कंपनी डिस्क्लोज करेगी कि हाँ मेरी इतनी सब्सिडरीज है। नेक्स्ट, इफ होल्डिंग कंपनी हैज मोर देन वन सब्सिडरी, अब देखो पहला पॉइंट और दूसरे पॉइंट का डिफरेंस थोड़ा सा समझो। पहला पॉइंट बस क्या बोल रहा है, होल्डिंग कंपनी को अपनी क्या बनानी है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है। सेकंड पॉइंट बोल रहा है कि अगर मोर देन वन है, मोर देन वन है, मतलब कि पहला वाला पॉइंट बोल रहा है अगर होल्डिंग कंपनी एक, सब्सिडरी एक, तो दो अकाउंट्स दिखाओ। नीचे वाला पॉइंट बोल रहा है तीन चार पांच है सब्सिडरी कंपनी तो सब एक साथ दिखाओ। बात समझ में आ रही है? तो पहला और दूसरा सेम बातें करे, बस पहला ये बोल रहा है कि अगर एक होल्डिंग है एक सब्सिडी तो दोनों को कंसोलिडेटेड बनाओ, और दूसरा बोल रहा है एक से ज्यादा है तो सबको इकट्ठा करके कंसोलिडेटेड बनाना है। सारी की सारी सब्सिडी, सारी की सारी एसोसिएट कंपनी, सारे के सारे जॉइंट वेंचर कंसोलिडेटेड हमें सबका ही चाहिए, सेम उसी मैनर में जैसे फर्स्ट वाले में बोला गया। समझ में आया पहले दूसरे का डिफरेंस? पहला क्या बोलता है, होल्डिंग सब्सिडी साथ में एक है तो, सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, एक से ज्यादा भी है, सब पूरा डेटा दिखाने का। थर्ड पॉइंट, हेडिंग क्या लिखा है, हेडिंग हेडिंग से समझ में आ जाएगा। अभी मैंने बोला ना एक स्टैंड अलोन होता है, सिंगल, ये बोल रहा है भैया होल्डिंग कंपनी तुम्हें बहुत काम करने, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हो, तुम्हारे अंडर में बहुत सारी सब्सिडी है, तो तुम अपनी पहले एक सिंगल भेजोगे, सिंगल भेजोगे और फिर एक सबके साथ क्लब करके, मतलब तुम्हारे एसेट्स इसमें भी दिखेंगे और तुम्हारे एसेट्स इसमें भी दिखेंगे, तो दो टाइप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको बनाने पड़ेंगे। तो अकाउंटिंग में यस है ना, सीए उनके भी जब अकाउंट्स बनाते हो तो बहुत काम रहता है। तो होल्डिंग फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगी रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस इंडस्ट्री है ना जो लिमिटेड है, मेन कंपनी यही है आरआईएल, ये अपनी क्या बनाएगी, सिंगल भी बनाएगी, और इसके नीचे जितनी सब्सिडी है उसके साथ भी बनाएगी। तो थर्ड वाला पॉइंट बोल रहे हैं भैया ये अपनी सिंगल भी बेचेगा। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करो भैया तुम होल्डिंग कंपनी हो, डिफरेंशिएट होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कौन होल्डिंग है और कौन उसकी सब्सिडरी है। ठीक, नेक्स्ट जितनी भी सब्सिडरीज है डिस्क्लोज करने का, डिस्क्लोजर इन दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ दी होल्डिंग कंपनी। अब इन्होंने कहा होल्डिंग कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा उसमें प्रॉपर ये डिस्क्लोज करना है, क्या डिस्क्लोज करना, डिविडेंड फ्रॉम सब्सिडी कंपनी। अब होल्डिंग कंपनी ने अपनी सब्सिडी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, कितना इन्वेस्टमेंट किया, मिनिमम मोर देन हाफ। अब वो सब्सिडी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो वो डिविडेंड के रूप में मिलेगा ना इसको, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिविडेंड बताना कि किन किन सब्सिडी से कितना कितना डिविडेंड आपको मिल रहा है, तो ये शो होना चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि अगर कुछ लॉस भी है तो प्लीज वो भी बताओ, तो डिविडेंड भी लॉस भी सारी चीजें अच्छे से क्रिस्टल क्लियर दिखनी चाहिए। ठीक है, जनरल बातें बता रहे। एवरी कंपनी से मतलब क्या है, एवरी होल्डिंग कंपनी जिसकी भी सब्सिडी या फिर सब्सिडरीज है, मतलब एक सब्सिडी है या फिर बहुत सारी सब्सिडरीज है, सबमिट करेंगे क्या, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और एडिशन, एडिशन क्या लिखा है, ओन फाइनेंशियल, मतलब सिंगल, सिंगल भी देंगे और सबके साथ इकट्ठा कर कर भी देंगे। किसको देंगे, आरओसी ऑफिस में। कितने दिन के अंदर देंगे, 30 दिन के अंदर। ये 30 दिन कहां से काउंट करेंगे, फ्रॉम द डेट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। और भाई आरओसी को जो कुछ भी जाता है, जितने भी फॉर्म फाइल होंगे आरओसी में, कुछ भी फोकट में नहीं जाता है, फीस पे करनी पड़ती है। तो कुल मिलाकर आपकी पूरी बैलेंस शीट कहां जाएगी, आरओसी के पास। कितने दिन में जाएगी, 30 दिन के अंदर। ये 30 दिन कहां से गिनेंगे, जब भी आपकी एनुअल जनरल मीटिंग होगी, फॉर्म भरोगे, ठीक है, फीस पे करोगे और सारी चीजें अटैचमेंट में डालोगे, सिंगल का भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाएगा और सबके साथ कंसोलिडेटेड फॉर्म में भी। समझ में आया, बोलो। और अब कंपनी अपने वेबसाइट में भी डालेगी। ठीक, प्लेस दिस सेपरेट ऑडिट अकाउंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच इट्स सब्सिडरी। प्रॉपर उसकी जो ऑडिट रिपोर्ट है वेबसाइट में भी जाएगी, जिस भी शेयर होल्डर को उसकी वेबसाइट से देखना है वेबसाइट से देख सकते हैं। तो ये अभी हमने क्या पढ़ी, हमने कुछ प्रोविजंस पढ़े जो होल्डिंग कंपनीज को लेकर बोले गए थे। पहला पॉइंट फटाफट बोल, पहला पॉइंट क्या बोलता है, कंसोलिडेटेड जाएगा आपका, ठीक है। दूसरा क्या बोलता है, एक से ज्यादा है तो सबका इकट्ठा देंगे। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, अलग से सेपरेट होल्डिंग कंपनी का भी हमें चाहिए। फोर्थ क्या बोलता है, बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करो आपकी कितनी सब्सिडी है, आप होल्डिंग कंपनी हो। फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट दिखाना जो डिविडेंड मिल रहा है आपको, और लॉस भी दिखाना जो सब्सिडी से आपको मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट फाइनली उन्होंने बोला कि प्लीज आरओसी के पास पहुंच जाना, ये सब बनाया किस लिए है, ताकि आरओसी को रिपोर्ट कर सको 30 दिन के अंदर। 30 दिन कहां से, जब भी आपकी एनुअल जनरल मीटिंग होती है, विद फीस देने का। फीस कितनी होती है, प्रिस्क्राइब लिखा है, क्योंकि हर फॉर्म की फीस आप याद नहीं कर सकते। जब आप एज अ सीएस काम करेंगे तो फीस तब आपको याद हो जाती है, वेबसाइट में भी डालने का। अब यहाँ पे उन्होंने कुछ नुकसान बताए। होल्डिंग कंपनी में पैसा बहुत ज्यादा होता है, चीजें ओवर कैपिटलाइज्ड होती है, ठीक है। कहीं इन्वेस्टमेंट करना है तो पैसा रखा हुआ है, तो आपको पता ही नहीं चलता, ज्यादा पैसा लगा दिया जितने की रिक्वायरमेंट भी नहीं थी। नेक्स्ट क्या लिखा है, सब्सिडरी कंपनी को क्या किया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है। चलेगी किसकी, होल्डिंग कंपनी की, सब्सिडी की तो चलनी नहीं है, तो अक्सर वो एक्सप्लॉइट होती है। नेक्स्ट क्या लिखा है, मैनिपुलेशन। अक्सर लोग क्या करते हैं, होल्डिंग के नीचे सब्सिडी, सब्सिडी के नीचे सब्सिडी, इतनी सब्सिडी बना देते हैं ताकि मैनिपुलेट कर सके। इन्होंने कहा इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्सिडी में बी यूज पर्सनल गेन। फॉर एग्जांपल, इंफॉर्मेशन ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द सब्सिडी कंपनी में मिस यूज टू इंडल्ज स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी। लोग ना मैनिपुलेट करते, गलत गलत इंफॉर्मेशन फैलाते हैं, जानबूझकर ये सारे काम करते हैं। कभी कभार तो सब्सिडी कंपनी होती भी नहीं है, बस फेक सब्सिडी कंपनी हमने बना दी ताकि हम अपने फंड को इधर से उधर कर सके और इन्फॉर्मेशन को कहीं ना कहीं अपनी एक्टिविटीज जो गलत काम करे उन्हें छुपा सके, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, मतलब पावर इन द हैंड्स ऑफ हु मैनेज होल्डिंग कंपनी। पावर कहीं ना कहीं किसके पास होती है, होल्डिंग कंपनी के मैनेजमेंट के पास ही होती है। तो एक ही जगह पावर फोकस है। सब्सिडी कंपनी के दिमाग में कुछ आइडिया है, वो करने की अगर सोच रही है, लेकिन जब तक होल्डिंग कंपनी से है ना हरी झंडी नहीं मिलेगी तब तक वो कोई काम नहीं कर सकती। और फाइनली उन्होंने क्या बोला, होल्डिंग कंपनी अपनी क्या चलाती है, मोनोपोली चलाती है। क्या डाउट है, वेरी गुड, यहाँ भी पढ़ेंगे वही चीज, लेयर, 2 लेयर से ज्यादा नहीं, वेरी गुड। तुमने नोटिस नहीं किया मेरे एग्जाम्पल में सारी इंडिया की कंपनी नहीं थी, बाहर की कंपनी थी, जानबूझकर। क्यों, क्योंकि इंडिया में 2 लेयर से ज्यादा अलाउड नहीं है, यहाँ भी पढ़ेंगे। लेकिन बाहर तो हमारे लॉ नहीं लगते ना, बाहर तुम्हें जितना बनाना है बना दो, इसीलिए। हाँ, दोनों सकते हैं, वैसे वैसे। इंडिया में बस 2 ही लेयर होनी चाहिए। हाँ, बस हम अपनी इंडियन कंपनी को देखेंगे, या फिर हमारी इंडिया रिलायंस कंपनी यहाँ पर है, ठीक है। अब रिलायंस को क्या बोल रखा है, कितने लेयर बनाने का, 2 लेयर बनाने का, उससे ज्यादा वो बना सकती है नहीं। फॉरेन में 10 बनाने 10 बनाए, उनका लॉ जाने। समझ में आया, हाँ। कैसे है, एक वर्टिकल एरिया होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है। क्या होता है वर्टिकल, क्या होता है हॉरिजॉन्टल, ये क्या है, इसे क्या बोलेंगे, एक के नीचे क्या होता है, वर्टिकल, ठीक है। जितनी भी तुम कंपनी देखो, फॉर एग्जांपल रिलायंस ग्रुप देखोगे, हमेशा इस टाइप की होती है, या फिर मैं बेटर डायग्राम बनाऊं, इस टाइप की होती है। मेन होल्डिंग कंपनी रिलायंस है, ये ABCDE F। थोड़ा पैटर्न समझो, रिलायंस कंपनी ने पैसा लगाया ए में, रिलायंस कंपनी ने बी में लगाया, रिलायंस कंपनी ने सी में लगाया। क्या मैंने ऐसा पैटर्न बनाया, रिलायंस ने ए में लगाया, ए ने बी में लगाया, बी ने सी में लगाया, क्यों, क्योंकि हमारा लॉ अलाउ नहीं करता। लॉ जो अलाउ करता है वो बोलता है भैया एक लेयर अलाउड है, दूसरी लेयर अलाउड है, तीसरी लेयर अलाउड नहीं है। ये एज पर लॉ। क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। ए नलायक, चलो। ये वैसे तुम्हारा ये जो कंसेप्ट है ये नेक्स्ट कंसेप्ट में कवर हो रहा है। पहले मुझे बताओ होल्डिंग कंपनी समझ में आए, पहले होल्डिंग कंपनी का मीनिंग बताओ, डेफिनेशन बताओ, क्या थी डेफिनेशन। होल्डिंग कंपनी वो जिसकी एक या एक से ज्यादा सब्सिडरी कंपनी है, ये इसकी डेफिनेशन है, डन, पक्का। फिर डेफिनेशन के बाद अगर तुम नोटिस करोगे, इंडिया में 2 टाइप की होल्डिंग कंपनी पॉपुलर है। पहला टाइप क्या है, ग्रुप्स बनाना, जो मैंने अभी रिलायंस कंपनी का भी बनाया हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। और दूसरा क्या है, शेयर्स खरीदते हो, लेकिन अगर शेयर्स खरीदो कितने लेयर अलाउड है, 2 लेयर अलाउड है। अभी फिर से वो कंसेप्ट आएगा, समझाऊंगी, वो डाउट था इसलिए मैंने पहले ही आपको बता दिया। अदरवाइज वो कंसेप्ट अभी आने ही वाला है, सब्सिडी कंपनी में आएगा, क्योंकि ये अभी होल्डिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो, फिर हमने यहाँ पे पढ़ा इसके टाइप्स। प्योर होल्डिंग क्या बोलता है, बस पैसा लगाना। मिक्स होल्डिंग क्या बोलता है, पैसा और ऑपरेशन भी देखेगा, मैनेजमेंट भी देखेगा। इमीडिएट और इंटरमीडिएट, अगर आप नोटिस करोगे तो हमारे देश में A B C अलाउड,
लेकिन ABCD अलाउड नहीं है। लेकिन ये चलता तो है मार्केट में। तुम्हें क्या बस इंडिया का लॉ पता होना चाहिए? इंडिया के बाहर भी क्या चल रहा है ये पता होना चाहिए। इंडिया में बस लेयर्स अलाउड नहीं है, लेकिन यस, 4 टाइप की कंपनीज आती हैं, जिसमें सबसे पहली ए को क्या नाम दिया था? अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी। बी को क्या नाम दिया गया था? इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी। सी को क्या नाम दिया गया था? इमीडिएट। डी क्या थी? हमारी फाइनल सब्सिडरी। ठीक, चलिए, फिर हमने ये टाइप्स पढ़े, सॉरी बेनिफिट्स पढ़े, और फिर ये हमने कुछ छोटी छोटी चीजें, फिर हमने जम के करी बुराई। ये था आपका होल्डिंग कंपनी। अब आ जाओ भैया सब्सिडरी। इंपॉर्टेंट, होल्डिंग सब्सिडरी अक्सर साथ में ही चलते, क्योंकि हमने पढ़ा डेफिनेशन, होल्डिंग कंपनी वो जिसकी सब्सिडरी होती है। अब सब्सिडरी कंपनी क्या बोलती है, आ जाओ। सब्सिडरी कंपनी मींस कंपनी इन विच होल्डिंग कंपनी, तुम अगर देखोगे बिना होल्डिंग कंपनी वर्ड यूज किए ये कंप्लीट नहीं है। सब्सिडरी कंपनी वो है जिसकी क्या होती है? होल्डिंग कंपनी होती है। और होल्डिंग कंपनी वो तब बनती है जब वो क्या करेगी? कंट्रोल। क्या कंट्रोल करेगी? कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। दूसरा, या फिर कंट्रोल करेगी क्या? मोर देन हाफ ऑफ द वोटिंग पावर। क्या लिखा है? आइदर एट इट्स ओन। समझना अब इस बात को। अभी तक हम बहुत हल्के में डेफिनेशन ले रहे थे, अब वो समय आ गया हल्के में नहीं लेना है। पहला तो समझ में आ गया। वापस, अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट डू मीन बाय सब्सिडी कंपनी, तो आप क्या बोलोगे? सब्सिडी कंपनी वो है जिसमें होल्डिंग कंपनी, पहला पॉइंट, क्या करती है? कंट्रोल। क्या कंट्रोल करती है? कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये सारे टर्म्स मुझे मिलने चाहिए। कंट्रोल मुझे चाहिए, कॉम्पोजिशन चाहिए। कॉम्पोजिशन किसका? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। व्हाट डू मीन बाय कॉम्पोजिशन? कितने डायरेक्टर रहेंगे, कौन अपॉइंट हो रहा है, किसको निकाला जा रहा है, ये सब कॉम्पोजिशन में आ जाता है। समझ में आया? दूसरा क्या बोलता है? कंट्रोल। क्या कंट्रोल? मोर देन हाफ ऑफ दी क्या? वोटिंग पावर, आइदर इट्स ओन। अब ये खा मत जाना, या तो वो पूरी की पूरी हाफ जो पावर है, मतलब जो हम बोले ना 51% की जो पावर है, कौन होल्ड करके बैठा है? होल्डिंग कंपनी खुद, या फिर टुगेदर विद वन और मोर इट्स सब्सिडी कंपनी। इसी के ठीक नीचे एक्सप्लेनेशन दे रखा है और इस सेकंड पॉइंट को एक्सप्लेन कर रखा है। आओ एग्जाम्पल देके समझेंगे। ये ए कंपनी होल्डिंग कंपनी है, समझना, एग्जाम्पल समझना। एग्जाम में एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है, बस समझाना अच्छे से। ए कंपनी होल्डिंग कंपनी है, इसने बी कंपनी में पैसा लगाया। कितना पैसा लगाया? 51%। कितना पैसा लगाया? 51%। ठीक है, चलो। अब इसने क्या किया? होल्डिंग कंपनी ने सी कंपनी में भी पैसा लगाया, लेकिन कितना पैसा लगाया? अब ए कंपनी का पैसा सी में कितना लगा है? 49%। क्या ए कंपनी सी की सब्सिडी कंपनी है क्या? नहीं। सब्सिडी कंपनी होने के लिए उसे कितना चाहिए था? मोर देन 50%, मतलब 51 बोल सकती हूँ। लेकिन 51 तो है ही नहीं, कितना है? 49। लेकिन क्योंकि ए ने पैसा किस में लगा के रखा है? बी में, और बी ने 10% लगा के रखा है सी में, दैट मीन्स 49 प्लस 10 इज इक्वल टू कितना होता है? 59। तो सी ए की सब्सिडी कंपनी बन जाएगी। समझना, इन्होंने कहा या तो आप आधे से ज्यादा वोटिंग पावर्स आप खुद रखो, या तो पूरा पैसा आपका लगाओ, या तो पूरा पैसा आपका नहीं भी लगाए तो टुगेदर विथ, मतलब आप किसके साथ मिलकर? अपनी सब्सिडरी कंपनीज के साथ इन्वेस्ट भी कर सकते हो मिलकर। इसका मतलब मैं अगर ये बोलूं कि भैया ए कंपनी में सी ए कंपनी और सी के बीच में होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन है, जस्ट बिकॉज ऑफ क्यों? क्योंकि 49 प्लस 10% उसने अकेले नहीं होल्ड किया, किसका साथ लिया? अपनी सब्सिडी का। हो सकता है वो सिंगल सब्सिडी का साथ ले, हो सकता है वो एक से ज्यादा सब्सिडी का साथ ले। चलिए एग्जाम्पल, एक होल्डिंग कंपनी है, ए में पैसा लगाया, 40% लगाया। क्या अभी होल्डिंग बन गई? क्या नहीं बनी? समझना, नहीं बनी। होल्डिंग कंपनी ने कहा भैया मेरी बहुत सारी सब्सिडी है, मेरी BCDEFG। इसने यहाँ पे 1% लगाया, इसने यहाँ पर 1% लगाया, सबने एक एक परसेंट लगाए। ऐसे यहाँ पर 11 कंपनीज थी, ऐसे यहाँ पे 11 कंपनीज थी, तो 40% प्लस 11 कंपनी मिलकर कितना हो जाता है? 51%। इसका मतलब होल्डिंग कंपनी ने या तो वो खुद ही ले ले पूरा का पूरा 51%, या तो किसके साथ मिलकर ले ले? अपनी सब्सिडीज के साथ। जब वो किसी और के साथ मिलकर ले रही है तो भी वो कंपनी उसकी सब्सिडी कहलाएगी। ये इस डेफिनेशन में कवर होता है। और बच्चे आंसर लिखते वक्त क्या करेंगे? आधे से ज्यादा कंट्रोल ले रखा है उसे हम होल्डिंग बोलते हैं, कंप्लीट नहीं है। क्या लिखा है? अगर कोई भी कंपनी आधे से ज्यादा कंट्रोल अपने पास ले लेती है वोटिंग पावर का, या फिर अपने साथ टुगेदर विथ एक से ज्यादा सब्सिडी के साथ मिलकर लेती है, तो भी उसे होल्डिंग कंपनी कहेंगे। क्या डाउट है पनस?
बिल्कुल बना सकते, सारे डायग्राम एग्जाम में बना सकते हैं। ठीक है, पनस डाउट? हाँ। हाँ, वेरी गुड। अब तुम अगर नोटिस करोगे, अभी यहाँ पे मैं कह रही हूँ दो कंपनी ने मिलकर लिया है, दो कंपनी ने मिलकर ले रखा है, ठीक। तुम नोटिस करो, बी किसके अंडर में चलेगी, किसकी? ए की चलेगी, ठीक है। अब तुम्हारा जो क्वेश्चन है, तुम्हारा क्वेश्चन ये बनता है, ये ए कंपनी को टारगेट किया, ठीक है, ए ने एक्स कर देती, एक्स कंपनी को टारगेट, ए ने, बी ने, सी ने, डी ने, ई ने, एफ, कोई एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, कोई एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, तो फिर ये वाली बात तो यहाँ आई नहीं रही ना। यहाँ उन्होंने क्या बोला, एक है होल्डिंग, और होल्डिंग ने क्या ली है, अपनी सब्सिडी की हेल्प ली है, समझ रहे हो? तो ये वाला कंसेप्ट तो उन्होंने साफ बोला है ना भैया, अगर इनकी सब्सिडी है तो ऑब्वियसली कंट्रोल किसका होगा, हमेशा होल्डिंग कंपनी का। मान लो अगर होल्डिंग सब्सिडी कंसेप्ट नहीं है तो वो यहाँ कवर नहीं होता है, लेकिन इन जनरल कंसेप्ट तो होते हैं, भले होल्डिंग सब्सिडी में नहीं होते, लेकिन वो एक अलग दूसरा कंसेप्ट है, उस दूसरे कंसेप्ट के हिसाब से जिसके पास ज्यादा वोटिंग पावर होगी, ये वोटिंग पावर कैसे डिसाइड होगी, जिसके पास ज्यादा शेयर होल्डिंग होगी उसके पास कंट्रोल आता है, ठीक है। इसमें होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन होना जरूरी है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन ही बोल रहे कि भाई मैं होल्डिंग हूं, मेरी तुम सब्सिडरी हो, तुम सब मेरी सब्सिडी हो, मिलके चलो रिलायंस कंपनी को खरीदते हैं। तो अगर तुम मेरी होल्डिंग सब्सिडी नहीं हो तो फिर ये तो अलग ही कंसेप्ट हो गया, फिर हम क्या करें, टेक ओवर करें, हम सब मिलकर क्या करना चाह रहे हैं, टेक ओवर। अब दीदी ये टेक ओवर क्या होता है, भाई हम रिलायंस कंपनी की ओनरशिप क्या करने वाले, छीनने वाले, दैट वाज टेक ओवर कंसेप्ट, वो कंसेप्ट अलग है। अभी हम होल्डिंग सब्सिडी समझ रहे, मैं होल्डिंग, तुम सब्सिडी, कैसे, या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कॉम्पोजिशन का कंट्रोल, या तो वोटिंग पावर का कंट्रोल। अब ये वोटिंग पावर का कंट्रोल या तो क्या हो सकता है, मैंने डायरेक्टली तुम पे लिया, या फिर मैंने किसी के साथ मिलकर तुम पे लिया, या फिर तुम्हारे साथ मिलकर मैंने किसी और को खरीदा। समझ में आया? मुझे तुम्हारी डेफिनेशन में क्या चाहिए, आइदर इट्स ओन, और क्या लिखा है, टुगेदर विद वन और मोर इट्स सब्सिडी कंपनी, खाने का नहीं, ठीक। चलिए, पहला एक्सप्लेनेशन क्लियर हुआ, फर्स्ट। सेकंड क्या बोलता है, सेकंड समझा रहा है आपको कि भाई हम बार बार बोल रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कॉम्पोजिशन, इसका मतलब क्या है, कंट्रोल बाय अनदर कंपनी, अनदर कंपनी मतलब होल्डिंग कंपनी आप पे कंट्रोल करिए, कैसे कंट्रोल करिए, डिस्क्रिएशन मतलब क्या होता है, डिस्क्रिएशन मतलब ये वर्ड मिटा देना, अपनी मर्जी चलाना, तोड़ना नहीं भाई, अपनी मर्जी चलाना हाँ अपनी मर्जी में तोड़ तो सकते हैं, है ना। चलो, डिस्क्रिएशन मतलब क्या है, अपनी मर्जी, ठीक, मन मर्जी नहीं, मर्जी बोलेंगे, ठीक है। क्रिएशन कैन, डिस्क्रिएशन कैन अपॉइंट और रिमूव ऑल या फिर मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर। हम बार बार पढ़ रहे हैं ना, क्या पढ़ रहे हैं, ये बी वाला पॉइंट, फर्स्ट वाले पॉइंट, हमने फर्स्ट वाला पॉइंट अभी क्या पढ़ा, क्या पढ़ा, कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जब कॉम्पोजिशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात हो रही है तो उन्होंने कहा हमारा कॉम्पोजिशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब ये है कि होल्डिंग कंपनी, तुम लोग सब्सिडी कंपनी, मैं होल्डिंग कंपनी, मैं तुम्हारी कंपनी में अपनी मर्जी चला सकती हूँ, डिस्क्रिएशन क्या कर सकती हूँ, अपनी मर्जी चला सकती हूँ। मर्जी में क्या कर सकती हूँ, किसी भी डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकती हूँ, किसी भी डायरेक्टर को तुम्हारी कंपनी में जो बैठ के काम कर रहा है उसे रिमूव कर सकती हूँ, सारे के सारे को भी हटा सकती हूँ, या फिर अपॉइंट कर सकती हूँ, या फिर किसको, मेजोरिटी। तुम्हारी कंपनी में 10 डायरेक्टर है, ये बस मैं एक ही डायरेक्टर को लेके कर सकती हूँ, क्या मेरे पास पावर है, नहीं, मेरे पास पावर कब आएगी, जब मैं सारे डायरेक्टर को लेके ये एक्शन ले सकती हूँ, या फिर मेजोरिटी को, 10 में से एक को लेकर बस मुझे पावर है, तो क्या मेजोरिटी पावर है क्या, 10 में से मेजोरिटी कब कहलाएगी, जब मैं 6 लोगों को निकाल सकती हूँ या फिर 6 लोगों को रख सकती हूँ। तो पावर कंट्रोल कब मानेंगे, मैं तुम्हारी होल्डिंग तब कहलाऊंगी जब मैं तुम्हारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कितनी, या तो सारे के सारे, या तो मेजोरिटी डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकती हूँ या फिर रिमूव कर सकती हूँ। समझ में आए? नेक्स्ट, इन्होंने कहा कंपनी, जहां कहीं भी तुम कंपनी देखोगे, कंपनी इंक्लूड बॉडी कॉर्पोरेट। डी वाला वो लेयर वाला पॉइंट था जो ईशांत ने पूछा था, ठीक है। व्हाट डू मीन बाय लेयर, इन्होंने कहा लेयर मीन्स हम सब्सिडी और सब्सिडीज की बात करें। अब यहाँ पे इन्होंने प्रिस्क्राइब नहीं किया है, प्रिस्क्राइब्ड लिख लो, 2 लेयर ही अलाउड होती है, 2 लेयर ही अलाउड होती है। अब 2 लेयर अलाउड है, इसका मतलब क्या, आ जाइए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत परेशान होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत परेशान हो रहा है, वो सी कंपनी से पूछ रहा है, सी कंपनी आपके पास ये पैसा कहां से आया, सी बोल रहा है देखो हमारा कुछ पैसा नहीं है, जो पैसा हम पे लगाया किसने लगाया है, ए ने लगाया, ठीक है, सॉरी बी ने लगाया, बी क्या बोल रहा है, किसने लगाया, ए ने लगाया।
अब ए से गए तो ए भी बोला कि भैया एक्स ने लगाया है, उसने बोला वाई पे लगाया। तो भाई सरकार बहुत परेशान हो जाती है ये पता लगाने में कि भाई ये गलत काम कर कौन रहा है, क्योंकि हमने तो सी को पकड़ा कि सी तुम गलत कर रहे हो, उसने कहा कि हमारी क्या गलती, हमें तो पैसे ऊपर से मिले। उनसे पैसों का जब हिसाब किताब पूछा जा रहा है तो वो कहाँ उंगली करे, ऊपर वाला जाने। फिर वो कह रहा ऊपर वाला जाने, लेकिन जानेगा कौन? तो कंपनी लॉ ने लिमिट लगा दी, कंपनी लॉ ने क्या कर दी, लिमिट लगा दी। इन्होंने बोल दिया भैया ए कंपनी तुम अपना पैसा किस में लगा सकते हो, बी में, और बी कंपनी तुम अपना पैसा किस में लगा सकते हो, सी में। अब सी तुम आगे नहीं लगा सकते, अलाउड ही नहीं। इसीलिए जितनी आपको ग्रुप कंपनी मिलेगी, चाहे वो टाटा ग्रुप मिले, चाहे वो आपको रिलायंस ग्रुप मिले, वो वर्टिकल फॉर्म में सब्सिडरी नहीं बनाते। और अगर बनाते भी हैं तो कितनी लेयर बनाएंगे? रिलायंस कंपनी ने लगाया ए में, ए ने लगाया बी में, बस इसके आगे नहीं। फिर वो कह रहे भैया लगाना तो है पैसा, तो वो क्या कह रहे, ठीक है एक सी भी बना देते, ठीक है एक डी भी बना देते, ठीक है एक ई बना देते। बात समझ में आ रही है? ई नीचे लगाएगी तो ज्यादा ज्यादा कितने लगाएगी, एफ में, क्या उसके नीचे जा सकती है क्या? नहीं। तो कभी भी इस तरीके का पैटर्न हमारी इंडिया ने अलाउ नहीं कर रखा है। क्यों? क्योंकि फर्जीवाड़ा कौन कर रहा है, पैसे का मेन सोर्स है ना किसके पास है, ये आइडेंटिफाई करने में बहुत मुश्किलें आ रही थी। इस कारण से इस कंसेप्ट को हम लेकर आए। बना सकती है, बना सकती है, कोई दिक्कत नहीं, सबको इतना अलाउड है, क्योंकि 3 लेयर हो गए ना, सॉरी 2 लेयर होगी, इनके बीच में 1 लेयर होगी। लेयर मतलब क्या, बीच के गैप की बात करें, ये 1 लेयर होगी, 1 लेयर, और 2 लेयर, बस। इसके नीचे अलाउड नहीं है। कंफ्यूजन तो हर जगह है, लेकिन हम ऐसे बिजनेस को रोक नहीं सकते। बिजनेस रोकेंगे तो फिर धंधा रुक जाएगा, और कहने कहीं हमारी जीडीपी, हमारी इकोनॉमी में बात आएगी। तो थोड़ा बहुत उन्होंने अलाउ कर रखा है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल में तो बहुत अलाउड है ना, फिर भी हमने अपने आप को लिमिट करने के लिए इतना अलाउ, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। क्लैरिटी है बच्चों? चलिए, इलस्ट्रेशन खुद एक बार रीड करोगे? हाँ, बिल्कुल सही। चलो डिफरेंस क्या हुआ समझेंगे। ए बी सी डी ई एफ। ए से पूछा बता ये पैसा कहां से आया, बेटा डाउट सुनना ठीक है। ए बोल रहा है पैसा कहां से आया, इसने बोला रिलायंस। अब रिलायंस को तो जवाब देना पड़ेगा, रिलायंस नहीं बोल सकता मेरे ऊपर भी कोई बैठा है, बस ये डिफरेंस है। जब हम बाकी लोगों से पूछ रहे थे वो ऊपर कर रहे थे, पैसा घूम गया, नहीं पता चला कहाँ लगा, किसने लगाया, तो गोल घुमा दिया उन्होंने। तो यहाँ पे गोल घूमने के चांसेस, भैया वो डिपार्टमेंट भी कहाँ कहाँ घूमेगा, किस किस से पूछेगा। तो बस कोई भी, अगर हमने डायरेक्टली रिलायंस से पूछा तो उसको बताना पड़ेगा, ए से पूछा तो वो ज्यादा से ज्यादा कहाँ भेजेगा, ऊपर भेजेगा। लेकिन क्या बहुत ज्यादा, क्या 10 चेन्स बनी हुई है, 10 चेनें? क्योंकि भैया इंसान की फितरत हम जानते हैं, वो अपने पैसे को बचाने के लिए कितनी भी लेयर्स बना देगा। तो उन लेयर से बस बचाने के लिए लिमिट कर रखा है, दैट्स इट। ठीक, चलिए इस एग्जाम्पल को खुद रीड करेंगे। हाँ जी बच्चा। या फिर कंट्रोल किया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाला। हम्म। देखो करने को तो सब है ही, लेकिन तुम नोटिस करोगे हमें जिसको पकड़ना है वो पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये मुझे बस बताओ। देखो काम तो हर जगह हो रहा है, लेकिन एट द एंड जो मेन, जो पेरेंट कंपनी, जो होल्डिंग कंपनी है, वो पकड़ में तो आ जाएगा। बहुत ज्यादा क्या कोई गोल गोल घुमा पा रहा है क्या? एक टाइम पर घूमी है, इस कारण से उन्होंने ये लिमिट लगाई है। ठीक है, चलिए। अब बार बार कंट्रोल टर्म यूज हो रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंट्रोल करना, कंट्रोल का मतलब क्या है? अब यहाँ पे देखो 3 पॉइंट्स, अगर आपके एग्जाम में कंट्रोल की डेफिनेशन आती है तो ये 3 पॉइंट्स है, इन 3 पॉइंट को बस अच्छे प्रेजेंटेशन में बता रही हूँ। कंट्रोल मतलब क्या? पहला पॉइंट, कंट्रोल मतलब क्या? अपॉइंट मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर। कंट्रोल मतलब क्या? कंट्रोल मैनेजमेंट, कंट्रोल मैनेजमेंट बोले तो पॉलिसी डिसीजन, समझना। पहला कंट्रोल क्या बोलता है? अपॉइंट करेंगे, क्या अपॉइंट करेंगे? मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर। ये आईटेक्स कंपनी, मैंने कहा मेरा इसमें कंट्रोल है, तुम लोग सब डायरेक्टर हो, तो अपॉइंट कर सकती हूँ मैं नए डायरेक्टर यहाँ पे, और अपॉइंट कर सकती हूँ, तो इसका मतलब मेरी यहाँ इतनी चलती है। तो पहला पॉइंट समझ में आया। और हम कैसे मानेंगे कि कंट्रोल है? दूसरा, कंट्रोल मैनेजमेंट, ऑफिस में जितने भी डिसीजन लिए जाएंगे उन पॉलिसी डिसीजंस में मुझसे भी पूछा जाएगा, जब तक मेरी हाँ नहीं होगी आगे नहीं बढ़ेंगे। तो दूसरा कंट्रोल समझ में आया। पहले और दूसरे में डिफरेंस बताओ, पहला क्या था? डायरेक्टर को अपॉइंट करने वाली बात, दूसरा क्या बोल रहा है?
कोई भी पॉलिसी डिसीजन कुछ भी बना रहे हैं मैनेजमेंट में, जो भी डिस्कशन चल रहे हैं उन सब में मेरा डिसीजन लिया जाता है, मुझसे पूछा जाता है। एंड तीसरा पॉइंट तो सिंपल है बच्चों, तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, शेयर होल्डिंग मेजोरिटी स्टेट इन दी टारगेट, मतलब वो वोटिंग पावर की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, वोटिंग पावर। तो कंट्रोल किन किन तरीके से आता है, कंट्रोल या तो अपॉइंट किया जाता है मेजोरिटी लोग को, दूसरा मैनेजमेंट में जो पॉलिसी डिसीजंस होते हैं उससे लिया जाता है, और तीसरा क्या, शेयर होल्डिंग के थ्रू। बस ये अच्छे प्रेजेंटेशन में आपकी बुक में भी यही लिखा है, राइट टू अपॉइंट मेजोरिटी डायरेक्टर, कंट्रोल मैनेजमेंट, और फिर लिखा है पॉलिसी डिसीजन। अच्छा सॉरी, ये दोनों एक ही साथ बना के रखा है, और वो शेयर होल्डिंग वाला यहाँ लिखा है, ठीक है। चलिए, क्लैरिटी है। इलस्ट्रेशन खुद रीड करेंगे, ये भी इलस्ट्रेशन खुद रीड करेंगे, केस भी रीड करेंगे। आइए अब, हाँ, नहीं, नो कंपनी शेल हैव मोर देन 2 लेयर्स ऑफ सब्सिडरी, अभी पढ़ाया, क्या पढ़ाया बताओ, 2 लेयर से ज्यादा नहीं हो सकते। ऊपर उन्होंने यहाँ पे कुछ बताया था आपको, यहाँ जब लेयर बताया, क्या उन्होंने यहाँ पे कुछ बताया, क्या नहीं बताया, अब नीचे जाके बताया, लेकिन मैंने आपको वहीं पे लिखवा दिया, तो प्लीज वहीं लिखे रहना, ठीक है। फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनी एग्जेम्प्ट फ्रॉम द रिस्ट्रिक्शन ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स, मुझे बताओ कितने नंबर ऑफ लेयर्स अलाउड है। इन्होंने कहा कुछ नीचे दी हुई कंपनीज है उनको छूट मिल रखी है, एग्जेम्पशन मतलब क्या, छूट। कौन सी कंपनी को, इनका खुद का अपना एक एक्ट चलता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ये क्या है, एनबीएफसीज। इन्होंने बोला भैया आरबीआई नजर रखी हुई है इन पे, तो इन पे भी ये नहीं लगेगा, क्योंकि आरबीआई के रूल्स रेगुलेशन को अकॉर्डिंग उनको वैसे ही अलाउड नहीं है बहुत सारी चीजें। नेक्स्ट क्या लिखा है, इंश्योरेंस कंपनी, अपना खुद का एक्ट है। नेक्स्ट क्या लिखा है, गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी को तो सब अलाउड है, तुम्हें जो करना है करो, तुम पे लॉ नहीं लगेगा, मनमानी है, ठीक है। चलो, तो कुल मिलाकर कितनी एग्जेम्पशन है, 4 कंपनी को एग्जेम्पशन मिली, किससे एग्जेम्पशन मिली है, लेयर से। अब होगा क्या, एग्जाम में आ जाएगा एक केस, उसमें लिखा होगा कि भाई हमारी एक बीएसएनएल है, ठीक है, उसने 4 लेयर बना दे, बताओ बना सकते नहीं बना सकते, कितने बच्चे बोल रहे हैं हाँ बना सकते। बीएसएनएल क्या है, जितनी भी पीएसयू, जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज मिलेंगी, चुपचाप जितनी लेयर वो बनाना चाहती है अलाउ करो, अभी तो पढ़ा ना, छूट है। एक इंश्योरेंस कंपनी है, बना सकती है 4 लेयर, बैंकिंग कंपनी बना सकती है, सब बना सकती है, 4 कंपनी सब बना सकती है, ठीक है। चलो नीचे, एग्जेम्पशन टू अ कंपनी फ्रॉम एक्वायरिंग कंपनी इनकॉर्पोरेट, क्या लिखा है, कंट्री आउटसाइड इंडिया। अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा कि दीदी 4 तो हो नहीं सकते, मैंने क्या बताया, मेरे एग्जाम्पल में क्या थे, सारे के सारे बाहर। तो कुल मिलाकर आपके एग्जाम में केस स्टडी आएगा कि एक एक्सवाइजेड कंपनी इनकॉर्पोरेट है अमेरिका में, कहा इनकॉर्पोरेट है, अमेरिका में, ठीक है। तो बच्चों वो इतने लेयर्स बना सकते हैं, हमें क्या लेना देना उससे, बाहर बनिए। साफ लिखा है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन अ कंट्री आउटसाइड इंडिया विद दी सब्सिडरीज, क्या लिखा है, बियॉन्ड 2 लेयर्स एज पर द लॉ ऑफ सच कंट्री। अब भाई वहां की कंट्री जो बोलेगी उसके अकॉर्डिंग, उन्हें 10 बनाने हैं 10 बनाओ, अगर उनकी कंट्री का लॉ उन्हें अलाउ करता है तो। हमारी कंट्री का लॉ हमें क्या बोलता है, 2 से ज्यादा नहीं। अब बाहर की कंपनी इधर लेकर आ रही है तो हम तो यहाँ पे उसे रिस्ट्रिक्ट करेंगे, यहाँ इंडिया में वो बस 2 बना सकती है। हमारी इंडियन कंपनी यहाँ 2 बना चुकी है, अब वो बाहर और बनाना चाहती है, बाहर जितना बनाना बनाए, तो बाहर के इधर आएंगे तो लगेगा हमारी इंडियन कंपनी यही यही लगेगा, बाहर जाके वो जो करना चाहती है करे। बात समझ में आई, पक्का। नीचे यही लिखा है, इंडियन लॉ कैन नॉट एक्सटेंडेड, 2 लेयर से ज्यादा अलाउड नहीं है, ठीक है। इंडिया विल हैव, रिलाई करता है रेगुलेशन ऑफ दी रिलेवेंट कंट्री, अब जिस कंट्री में जहां जैसे बनाना है उनको वहां के रूल्स रेगुलेशन देखने पड़ेंगे। हो सकता है आप एक कंपनी में अपॉइंट होंगे एज अ सीएस, जिसे बाहर धंधा करना है, बिजनेस करना है, तो आप वहां उस कंट्री के लॉस को एक बार रीड करोगे, क्योंकि आप यहाँ पे लॉ इतने अच्छे से पढ़ लोगे, समझ लोगे कि वहां आपको बस रीड करके बस समझना कि वो बोल क्या रहे। यहाँ आपने लेयर सिस्टम समझ लिया, अब वो वहां पे 4 5 6 बोलते, कंसेप्ट तो वही रहेगा ना, मेन कंसेप्ट वही रहता है, बस आपको देखना होता है कि उनके रिस्ट्रिक्शंस क्या, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या, समझ में सब आएगा, ठीक है। चलो, इन केस ऑफ, क्या लिखा है, ऑफशोर सब्सिडी, ऑफशोर बोले तो, ऑफशोर बोले तो आउटसाइड इंडिया, ऑफशोर मतलब क्या है, आउटसाइड इंडिया, ठीक है, बाहर। आईटेक्स कंपनी की सब्सिडरी है, इंडियन सब्सिडरी, या तो मैं बोलूंगी इंडियन सब्सिडरी, डोमेस्टिक सब्सिडरी मतलब इंडिया में, और क्या बोलूंगी, ऑफशोर सब्सिडरी मतलब मेरी सब्सिडरी कहाँ है, इंडिया के बाहर। In case, offshore subsidies quite commonplace practice to have multiple layers of subsidies.
अगर कोई इंडियन कंपनी की बाहर सब्सिडरी है तो वो जितनी मल्टीपल सब्सिडीज बनाना चाहती है बना सकती है, बेस्ड ऑन द नीड ऑफ द वहां स्पेसिफिक कंट्री का स्पेसिफिक लॉ क्या बोलता है उस पर हमने छोड़ा। क्या एक रिलायंस कंपनी बाहर 5 लेयर बना सकती है? आप बोल देना अगर उनकी कंट्री अलाउ कर रही है, आंसर ये होना चाहिए अगर उनकी कंट्री अलाउ कर रही है तो हाँ। हमारा देश 2 लेयर से ज्यादा अलाउ नहीं करता। कंसेप्ट क्लियर है? हाँ नहीं बनती, सब बाहर के कंसेप्ट है। आपको बाहर के भी कंसेप्ट यहाँ समझाए जाते हैं, ठीक है, ताकि इंटरनेशनल लॉ जब पढ़ो तो चीजें समझ में आए। हाँ हाँ हाँ। अब हाँ अब तुम नोटिस करो जो बन सकता है, जैसे ये जापानीज कंपनी होगी, जापान की कंपनी होगी, ठीक है, उसने कहाँ लगाया? बी में लगाया, जो एक इंडियन है। अब इसको कितनी लेयर अलाउड है? लेयर यहां से गिनी जाएगी। बी किस में लगा सकता है? सी में। सी किस में लगा सकता है? डी में। इसलिए पहली कंपनी मैंने जापानीज ही रखी थी एग्जाम्पल में, क्योंकि ये 3 तो अलाउड है ना, मतलब लेयर 1 और लेयर 2। कंपनी 3 है लेकिन 3 कंपनी के बीच में लेयर कितनी आती है? 2 आती है, तो ये 2 लेयर तो अलाउड है, लेकिन इसका अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी तो बाहर की कंपनी है, ठीक है, ए है। क्लियर है? चलो, क्वेश्चन नीचे एक लिखा है उन्होंने, व्हाट इज होली ओन सब्सिडी, मतलब 100%। 100% यूनानिमस नहीं आएगा, वो रिजोल्यूशन है। इस मीटिंग में बैठे हैं हम, इस मीटिंग में बैठे हैं, हम कह रहे कि हम कुछ डिस्कस कर रहे हैं, चलो वोट करते हैं। तो वोट करा जाता है, अगर 50% से ज्यादा लोग हाँ बोलते तो हम उसे क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। 75% लोग वोटिंग के लिए हाँ बोलते तो स्पेशल, सारे लोग हाँ बोलते तो यूनानिमस रेजोल्यूशन। लेकिन यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं? कंपनी की शेयर होल्डिंग की बात करें, तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि भाई रिलायंस कंपनी ने आईटेक्स के अगर 51% शेयर अगर होल्ड कर रखे तो वो होल्डिंग और सब्सिडी, लेकिन अगर उसने हमारे पूरे 100% शेयर होल्ड कर लिए तो हम क्या बोलेंगे? हम रिलायंस कंपनी की क्या बन चुके हैं? होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी। होली ओन सब्सिडी कंपनी मतलब 100% ऑफ द शेयर कैपिटल किसके पास है? होल्डिंग कंपनी के पास, ठीक है। एंटायर शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय अनदर इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी। हो सकता है पूरे का पूरा शेयर्स किसने होल्ड कर रखा है? इंडियन कंपनी ने। रिलायंस ने हमें खरीदा तो इंडियन कंपनी, हो सकता है बाहर की किसी कंपनी ने हमें खरीदा, फॉरेन कंपनी ने। तो हाँ, 100% को ही हम क्या बोलते हैं? होली ओन। जहां कहीं भी होली ओन लिखा है तो क्लिक हो जाना चाहिए, किसकी बात करें? 51% की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है? 100% की बात, ठीक है। एग्जाम्पल दे रखा है, स्टारबक का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन स्टारबक कौन सी कंपनी? जापान में एक होगी जापानीज एक कंपनी जो कि क्या है? स्टारबक एक ग्रुप है पूरा का पूरा। स्टारबक एक ग्रुप है, उस ग्रुप ने क्या कर रखा है? हर कंट्री में जाके खोल रहे हैं ना ये लोग। हमारी इंडिया में टाटा के साथ है ना, ठीक है, तो इंडिया में जैसे टाटा के साथ है तो जापान में उन्होंने क्या बोला है? 100% उन्होंने होल्ड कर रखे। हमारी इंडिया में 100% है क्या? जापान में उनके पास 100% होल्ड सब्सिडी है, यहाँ पे क्या होगी बच्चा? 100% नहीं होगी। अब ये डिपेंड करेगा टाटा के साथ उनके क्या कैसे अग्रीमेंट है, कभी कभार ज्वाइंट वेंचर होते हैं, वट ऐसी सिचुएशंस होती है, तो सब्सिडी कंपनी यहाँ पे कहलाएगी। समझ में आया? बोलो। फायदे सब्सिडी कंपनी के, फायदा नंबर 1 रीड करो, मुझे बताओ क्या लिखा है। सब्सिडी कंपनी के लिए फायदा, पैसा किसका लगा है? एसेट उसके तो लाइबिलिटी भी उसकी। ज्यादा कुछ सर पे लाइबिलिटी आएगी तो भैया होल्डिंग कंपनी बैठी है ना हमारे सर पे, वही पैसा लगाती है, लॉस होती है तो वही उठाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है? सब्सिडी फोकस, वो अपने कोर काम को कर रही है। होल्डिंग कंपनी ने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए उसे खरीद लिया है, लेकिन वो अपना काम वैसे ही चला रही है, स्पेसिफिक प्रोडक्ट में उसका काम चले या फिर टेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट क्या लिखा है? स्पेसिफिक, उसकी खुद की ब्रांड वैल्यू अलग है, ठीक है। सब्सिडी, अब फॉर एग्जाम्पल रिलायंस कंपनी अलग है और जियो अलग है ना। रिलायंस कंपनी होल्डिंग कंपनी, जियो कंपनी उसकी सब्सिडी, लेकिन जो जियो कंपनी है उसकी खुद की अपनी ब्रांड वैल्यू बन रही है, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन में। चलो, वो अपनी खुद की ओन लीगल एंटिटी, जियो कंपनी अलग है और रिलायंस कंपनी अलग है। इन्होंने कहा दोनों अपनी इंडिपेंडेंस मेंटेन करके बैठे। मेंटेन एक्वायर्ड कंपनी इंडिपेंडेंस, वही बात कर रहे हैं। और क्या लिखा है? टैक्स रेट भी फेवरेबल। जब हम होल्डिंग पढ़ रहे थे बेनिफिट, तो सब्सिडी को भी तो साथ में बेनिफिट्स मिल रहा था, होल्डिंग सब्सिडी साथ में चलते। समझ में आया? पक्का? अब ये लास्ट कंसेप्ट क्या लिखा है? नहीं नहीं, नीचे एक कंसेप्ट है। क्यों लेयर्स बनाई जा रही है वो रीजन बता रहे। हो सकता है एग्जाम में आपसे रीजन पूछ लिया जाए,
तो हमें पता तो है लेकिन हम लिख नहीं सकते दीदी, हमें एक्सप्रेशन प्रॉब्लम बहुत है। रीड करो, कैप ऑन द लेयर्स। कैप ऑन द लेयर मतलब क्या, लिमिट लगा दी। कभी कभार ना ऐसे लाइन दे दी जाएगी, कैप ऑन द लेयर, आपको बोल दिया जाएगा इलेबोरेट करो, ठीक है। इन्होंने कहा जो लेयर में हमने कैप लगा दी है ऑफ द सब्सिडी यूजफुल टू, क्या लिखा है, कीप अ चेक, हम चेक करना चाहते हैं ना, नजर रखना चाहते हैं, ठीक है। क्या लिखा है, क्या करते हैं हम, पैसे को गोल 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 घुमाते जो हैं, विल अनेबल द रेगुलेटर्स, रेगुलेटर्स और अथॉरिटीज। ये रेगुलेटर्स कौन है, हो सकता है हम लिस्टेड कंपनी तो सेबी आ जाए। ये रेगुलेटर्स कौन है, जितने भी रेगुलेटर्स रूल्स रेगुलेशंस बनाने वाली, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितनी भी अथॉरिटीज हैं, आइडेंटिफाई द अल्टीमेट बेनिफिशियरीज ऑफ द कॉम्प्लेक्स कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। एक्चुअल में कौन है जहां से पैसा आया है, पैसे को गोल गोल घुमाए ना जा सके, इस कारण से ये लेयर्स बनाई गई। तो ये वर्ड्स आपको मिल गए हैं लिखने के लिए, तो प्लीज है ना लिखते वक्त पढ़ लिया करो। अगर जितनी ज्यादा चीजें पढ़ोगे ना उतना ज्यादा कंटेंट मिलता है लिखने के लिए, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। समझ में आया। होल्डिंग सब्सिडी, होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन बताओ। होल्डिंग वो जिसकी, पक्का, सब्सिडरी कंपनी, हमने ये पढ़ा था 2 पॉइंट्स, ठीक है। पहला जिसका कंट्रोल, किसमें कंट्रोल, कॉम्पोजिशन, किसका कॉम्पोजिशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और है कि एंड है, और है कि एंड है, और है। ये एंड वाला किस में था कंसेप्ट, स्मॉल कंपनी में। बच्चों पढ़ना आसान है, रिटेन करना है अब, ठीक है। स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन भी मालूम है, होल्डिंग और सब्सिडी की भी मालूम है, लेकिन किसमें एंड है किसमें और में, यही कंफ्यूजन होती है, ठीक है। यहाँ और है, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होगी तो आप होल्डिंग सब्सिडी के रिलेशन में आएंगे, ठीक है। और सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, कंट्रोल किसमें, मोर देन हाफ, क्या, वोटिंग पावर ऑफ इट्स ओन और टुगेदर विद वन और मोर सब्सिडी कंपनी। एग्जाम्पल दे दोगे, वो फ्लो चार्ट बना लोगे, बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। एग्जामिनर को लगेगा कि भाई पढ़ने की जरूरत नहीं है, फ्लो चार्ट इतना अच्छा बनाए, लिखा भी अच्छा ही होगा, है ना, तो नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। एक्चुअली में कोर चीज देखी जाती है बच्चों, एक बात याद रखना, मैंने तुम लोग की जब कॉपी इधर शेयर करवाई, तुम लोग एक्सपर्ट नहीं हो कॉपी चेक करने में, तो तुम लोग एक 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 एक, एक लाइन पढ़ते हो। तुम्हें क्या लगता है कोई भी जो एग्जामिनर होता है एक एक लाइन पढ़ता है, वो एक कोर चीज ढूंढता है, तुम्हारी लैंग्वेज देख रहा होता है। हो सकता है स्टार्टिंग के क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेगा, स्टार्टिंग के जो बोलते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन, एक्चुअली में फर्क पड़ता है। फर्स्ट इंप्रेशन ही होता है, वो पढ़ लिया उसको समझ में आ कि बच्चे का कंटेंट किस टाइप का है। अब आगे के जो क्वेश्चन में रीड वो करेगा, आंसर जो रीड करेगा उस माइंडसेट से वो करेगा। पहले ही क्वेश्चन पढ़ के समझ आए कचड़ा लिखता है ये बच्चा, ठीक है, तो आगे बढ़ेगा, अगर सही भी लिखा होगा तो वो क्या करेगा, 3 नंबर देगा। सब सही भी लग रहा हो तो मतलब नहीं नहीं इसकी लैंग्वेज कुछ ठीक से नहीं लग रही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो इतना एक्सपर्ट बन चुका है और वो सही ही मार्क्स देता है फिर, क्योंकि वो समझ चुका होता है ना बच्चे की कॉपी को। तो स्टार्टिंग में वो बचपन से पढ़ते थे ना कि जो तुम्हारा बेस्ट हो, जो तुम्हें अच्छे से याद हो, वो ही लिखना होता है, वही रूल्स यहाँ पे भी फॉलो होते हैं, ठीक है। बात समझ में आई। अब हमने मीनिंग बस पढ़ा, क्या मीनिंग के अलावा और क्या पढ़ा, होल्डिंग कंपनी में हमने और क्या पढ़ा, रिटेन करो थोड़ा। उसके एडवांटेजेस पढ़े, टाइप्स ऑफ होल्डिंग कंपनी पढ़ी। पहला क्या पढ़ा, प्योर, फिर क्या पढ़ा, मिक्स, फिर क्या पढ़ा, इंटरमीडिएट, फिर, अब इंटरमीडिएट इमीडिएट याद रहेगा, पक्का। प्योर और मिक्स याद रहेगा, डिफरेंस आएगा तो प्योर और मिक्स का आएगा, ठीक है। चलो डिफरेंस बनाते हैं। प्योर क्या बोलता है, प्योर है, बिल्कुल पानी की तरह प्योर है ना, पैसा बस लगाता है, ठीक है। मिक्स बोलता है मैं पैसा भी लगाता हूं और ऑपरेशन भी। दूसरा पॉइंट ये बोलना भैया ये नहीं लगाता, ये मैनेजमेंट में ध्यान नहीं देता है, प्योर, और ये देता है। पॉइंट्स आपको बनाने तो पड़ेंगे, ठीक है। अब टॉपिक बताओ क्या लिखा है, पहली बार सुन रहे हो एसोसिएट, क्या होता है एसोसिएट बताओ जरा, उसका लास्ट टॉपिक था 20%। अगर मैंने 10%, तुम्हारी कंपनी, तुम सबकी कंपनी हो मेरी कंपनी, मैंने तुम्हारी कंपनी में पैसा लगाया 10%, तो मैं क्या बोलूंगी, क्या किया मैंने, इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। अगर ए ने बी में पैसा लगाया 10% तो इन्वेस्टमेंट किया है। अगर बी सी में कितना पैसा लगाया, 20%, तो ये दोनों एक दूसरे से एसोसिएटेड है, ये इसकी एसोसिएट कंपनी है। क्यों, क्योंकि भाई 20% शेयर लेना बहुत बड़ी बात है, मतलब इनकी कंपनी में इतनी थोड़ी बहुत तो चलती है। लेकिन अगर 51% लेते हैं तो क्या हो जाता है,
होल्डिंग सब्सिडी, तो ये सब्सिडी कंपनी कहलाएगी। तो एसोसिएट कंपनी के अगर डेफिनेशन में जाएंगे तो साफ लिखा है एसोसिएट कंपनी। अब बच्चों डेफिनेशन फिर से पकड़ के चलना, ठीक है? अभी समझ में आ गया होल्डिंग सब्सिडी की डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन। एसोसिएट कंपनी एक कंपनी होती है इन विच, जिसमें दूसरी कंपनी, अदर कंपनी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। वापस मुझे ये बताओ, किसको, किसकी बात करें बच्चों? बी की बात करें। किसकी बात करें? बी की, सॉरी सी की बात करें, ठीक है? 20%, 20% किस में लगा है? सी में। सी को एसोसिएट बोलेंगे कि ए को बोलेंगे? डी को क्या बोलेंगे? डी को क्या बोलेंगे? सब्सिडरी बोलेंगे। डी को क्या बोलेंगे? सब्सिडरी। तो बच्चा सी, सी को हम क्या बोलेंगे? एसोसिएटेड। सी एसोसिएटेड है। तूने ध्यान ही नहीं दिया इसलिए नहीं पता चला, नालायक। इधर सी कंपनी क्या कहलाएगी? एसोसिएटेड है। तो अब ध्यान देना, एसोसिएटेड कंपनी वो कंपनी होती है इन विच अदर कंपनी, मेरे एग्जाम्पल में सी वो कंपनी है जिसमें ए कंपनी, अनदर कंपनी हैज क्या है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। अब इन्होंने नीचे एक्सप्लेन कर रखा है कि भाई सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब भी हम समझाएंगे। इसका मतलब क्या है? कंट्रोल एटलीस्ट कितना? 20%। क्या लिखा है? एक बात ध्यान से सुन लो, वोटिंग पावर लिखा है कि शेयर होल्डिंग लिखा है? आपको भी वोटिंग पावर, पहले शेयर होल्डिंग लिखा रहता था, ठीक है? नहीं, नहीं हुआ। पहले शेयर होल्डिंग लिखा रहता था, ठीक है? अब सारे शेयर होल्डिंग टर्म को हटाया गया है, रिप्लेस किया गया है और उसकी जगह पे क्या लिखा है? वोटिंग पावर। क्यों ऐसा किया गया? कुछ शेयर्स होते हैं जो डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स रखते हैं, कुछ ऐसे शेयर्स होते हैं जिनमें वोटिंग जो राइट्स होते हैं, जो वोटिंग पावर्स होती है, वो डिफरेंट होती है। तुम्हारे पास 100 शेयर लेकिन 100 वोटिंग राइट नहीं है। तुम्हारे पास मैंने 90 वोटिंग राइट्स मिले, बाकी 10 किसने लिए? मैं प्रमोटर लेके बैठा हूं। समझना, शेयर्स इसने कितने लिए? 100। इनको डिविडेंड किससे मिलेगा? 100 से मिलेगा। लेकिन जब मीटिंग होगी ना, मीटिंग में ये 100 वाली वोटिंग पावर नहीं रखती। कितनी रखती है? 90 वाली। क्या कंपनी इस टाइप के शेयर इशू करती है? हाँ, कंपनी इस टाइप के शेयर्स इशू करती है जिसमें वोटिंग पावर क्या होता है? डिफरेंस रहता है, डिफरेंट रहता है। और ये प्रोस्पेक्टस में पहले ही लिखा रहता है। अब ये बात अलग है, हम प्रोस्पेक्टस अच्छे से रीड नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारा पर्पस क्या है? क्या हमारा पर्पस मीटिंग में जाकर वोट देना है क्या? तुम्हारा पर्पस क्या है? इन्वेस्टमेंट। हमें भरोसा है, डिविडेंड चाहिए हमें, तो डिविडेंड तो पूरा मिल रहा है, 100 के हिसाब से मिलेगा डिविडेंड। लेकिन लेकिन जब वोट करने की बारी आएगी तो वोटिंग पावर आपकी थोड़ी सी कम रहेगी। लेकिन वोटिंग पावर थोड़ी सी कम होगी तो हम आपको डिविडेंड भी ज्यादा देंगे, ताकि तुम्हें लालच दे सके ना कि वोटिंग पावर कम हो रही तो डिविडेंड तो ज्यादा दे तुम्हें। क्या कंपनी इस टाइप के शेयर इशू करती है? हाँ। तो कंपनी इस टाइप के जब शेयर इशू करती है तो इसीलिए उन्होंने शेयर होल्डिंग बोलना छोड़ दिया, क्योंकि जितनी शेयर होल्डिंग है उतनी वोटिंग पावर हमेशा नहीं होती है, कभी कभी होती भी है। इट्स डिपेंड कंपनी ने किस टाइप का शेयर इशू किया है, ठीक है? नॉर्मल वोटिंग पावर वाला है या फिर डिफरेंशियल वोटिंग पावर, अच्छे से प्रोस्पेक्टस में जिस दिन इशू किया जाता है ना उसमें लिखा रहता है, ठीक? तो अब यहाँ पे उन्होंने क्या टर्म यूज किया है कि हम किसकी बात करें? तुम्हारे पास 20% के शेयर्स हैं तो क्या बन जाएंगे? नहीं। 20% की क्या होनी चाहिए? एग्जैक्टली। अगर प्रैक्टिकली देखोगे तो क्या पता उसके पास 30% हो शेयर होल्डिंग, लेकिन उसमें वोटिंग पावर उसके पास कितनी है? 15 अगर है तो एसोसिएटेड कंपनी नहीं है। एसोसिएट होने के लिए हमें क्या चाहिए? 20% वोटिंग पावर। तो वोटिंग वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आंसर में मुझे वोटिंग दिखना चाहिए, ठीक है? चलो, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब कि एटलीस्ट 20% ऑफ वोटिंग पावर। मैं भी गलती से शेयरहोल्डिंग शेयरहोल्डिंग बोलती हूँ क्योंकि पहले शेयरहोल्डिंग टर्म था, ठीक है? लेकिन यस, इसे प्लीज वोटिंग पावर आप कनेक्ट करना। और कंट्रोल, किसमें कंट्रोल? पार्टिसिपेशन इन द बिजनेस डिसीजन अंडर एन अग्रीमेंट। तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का इन्होंने दो मतलब बताया। पहला क्या बताया? या तो 20% क्या है? वोटिंग, ठीक है, वोटिंग पावर। और क्या लिखा है? कंट्रोल है। किसमें कंट्रोल है? बिजनेस डिसीजंस में, मतलब मैनेजमेंट में कंट्रोल है। आपके हमारे बीच में क्या हुआ है? अग्रीमेंट हुआ है। तो किसे हम बोलेंगे? एसोसिएट। अभी जब हम होल्डिंग सब्सिडी पढ़ रहे थे तो वोटिंग पावर से भी आ रही थी होल्डिंग सब्सिडी, और किस कारण से आ रहे थे? कंपोजिशन। उस कंपोजिशन की डिटेल जब हमने पढ़ी थी तो उसमें क्या था? कंट्रोल पढ़ा था। कंट्रोल किस तरीके से? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अपॉइंट अपॉइंट करना, डिसीजंस, पॉलिसी डिसीजन मेरा हक। यहाँ पे भी तो ये बोल रहा है। या तो क्या होगा आपका 20% का क्या होगा? वोटिंग पावर। और या फिर क्या होगा? कंट्रोल। किस चीज में कंट्रोल होगा? बिजनेस डिसीजन में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो। एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं, एग्जाम्पल। अगर मैं रिलायंस कंपनी की बात करूं,
जियो कंपनी किसका है? मुकेश अंबानी का है। इसने अपने बेटे को दे दिया। जियो कंपनी किसको दे दिया? ठीक है, अपने बेटे को दे दिया। तो पूरा इन्वेस्टमेंट पैसा शेयर होल्डिंग किसकी दिख रही होगी? बेटे की दिख रही होगी। दिया मतलब कैसे दिया? शेयर्स जो थे इसके नाम कर दिए, ट्रांसफर कर दिया ना। लेकिन मजाल है कि इसका डायरेक्टर अपॉइंट करना होगा तो मुकेश अंबानी के बिना होगा। तो मुकेश अंबानी की अब शेयर होल्डिंग है क्या जियो में? नहीं है। वोटिंग पावर नहीं है, शेयर होल्डिंग वोटिंग पावर नहीं है। क्यों? क्योंकि शेयर तो किसको मिल चुके हैं? उसके बेटे को। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर डायरेक्टर में जो भी मैटर होंगे, डिसीजन होंगे, तो उसमें उनकी तो चलेगी। तो दो तरीके से आप कंट्रोल करते हो, या तो वोटिंग पावर से, दूसरा तरीका क्या है? अगर आपके डायरेक्टर मैनेजमेंट में इतनी चल रही ना, दैट मीन्स आप कंट्रोल करते हो। जरूरी नहीं है कि आप शेयर से खरीदना पड़े। अंबानी को शेयर खरीदने की जरूरत नहीं है, उसी के है सब कुछ। ठीक है, लेकिन अगर हमारी वहां चलेगी, हमें जरूरत है किस चीज की? वोटिंग पावर की, शेयर्स की। बात समझ में आ रही है? पक्का। तो एसोसिएटेड कंपनी में भी सेम है। क्या लिखा है डेफिनेशन? फिर से देखेंगे। डेफिनेशन में क्या लिखा है? या तो 20% की क्या वोटिंग पावर, या फिर क्या चाहिए आपको? पार्टिसिपेशन किस में? बिजनेस डिसीजन अंडर जो भी आपके बीच में अग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, चलिए वापस रीड करेंगे। डेफिनेशन हमारी कौन सी चल रही है? एसोसिएट। एसोसिएट कंपनी मींस कंपनी जिसमें अदर कंपनी क्या करती है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस करती है। नीचे हमने मीनिंग देख लिया उसका। बट वो सब्सिडरी कंपनी नहीं होनी चाहिए। सिंपल भाषा में बोलूं तो मिनिमम 20 और मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 50%। क्या? वोटिंग पावर। लेकिन बस वोटिंग पावर वाला भी नहीं है, इसके बाद एक और पॉइंट है। और ये अब होगा क्या? हम बस 20% वाली बात लिखेंगे, हमारा आंसर खत्म हो जाता है। लीगल प्रोविजन कंप्लीट तब होता है जब सारी बातें लिखते हो। कंटिन्यू उन्होंने बोल रखा है। एसोसिएट कंपनी में कौन आ जाती है? जॉइंट वेंचर कंपनी भी आती है। मारुति सुजुकी, ठीक है, आपस में जॉइंट वेंचर किया इन्होंने। सुजुकी कंपनी कहाँ की है? बाहर की है। मारुति कंपनी कहाँ की है? इंडिया की। दोनों ने आपस में जॉइंट मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया। तो जॉइंट वेंचर कंपनी मतलब जॉइंट अरेंजमेंट। अरेंजमेंट मतलब क्या? अग्रीमेंट। जॉइंट अग्रीमेंट वेयर बाय दी पार्टी हैव जॉइंट कंट्रोल। दोनों ने कहा भैया मिलके हम कंट्रोल करेंगे। हैव राइट, अपने अपने उनके राइट्स है, एसेट्स है। समझ में आ रहा है? अब मुझे बताओ एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन लिखोगे तो क्या? पहला, एसोसिएट कंपनी कौन सी कंपनी होती है? जिसमें दूसरी कंपनी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखती है, बट वो सब्सिडी कंपनी नहीं होती है, लेकिन जॉइंट वेंचर होती है। ये बात पहले पूरा लिखो, फिर नीचे आप भी इन्हीं की तरह समझाओगे। क्या समझाओगे? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब क्या? एटलीस्ट 20% वोटिंग पावर। और क्या बताओगे? पार्टिसिपेशन इन बिजनेस डिसीजन। फिर दूसरा बताओगे जॉइंट वेंचर मतलब जॉइंट अग्रीमेंट जिसमें दोनों कंपनी मिलकर कंट्रोल, जॉइंटली कंट्रोल कर लिए, जॉइंटली पार्टिसिपेट करिए। अब आपका मीनिंग कंप्लीट हुआ। इससे पहले जब मैंने नहीं बताया था तो क्या लिखते? एसोसिएट कंपनी वो कंपनी तो जिसमें एक कंपनी का दूसरी कंपनी का 20% वोटिंग पावर होता है। मिल गया एक नंबर, मिल गया आधा नंबर। समझ में आया? क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आपका इंस्टीट्यूट आपसे? हाँ पूरी कंप्लीट बात है। ठीक है, नीचे फिर उन्होंने और इलेबोरेट किया है। फिर इलेबोरेट किया तो फिर आपको जाने की जरूरत नहीं, सिंपल सिंपल फटाफट क्या लिखा है? रिपीट है ये। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस को उन्होंने इस तरीके से बताया, आप भी बताएंगे। ये ए पॉइंट को इस प्रेजेंटेशन में लिखो तो ज्यादा अच्छा है, जितना हो सके प्रेजेंटेशन। आपकी बुक ने भी प्रेजेंटेशन ही किया कि भाई देखो हम 20% वोटिंग पावर बोल रहे थे और 50% सब्सिडी की बात कर रहे थे और बिजनेस डिसीजन की बात कर रहे थे। ठीक है, फिर बताया उन्होंने कंट्रोल मतलब क्या? कंट्रोल मतलब क्या? वही जो मैंने बताया, बता दो, रिपीट कर दो किसको अपॉइंट करना? मेजोरिटी डायरेक्टर को। क्या करना? कंट्रोल मैनेजमेंट को, पॉलिसी डिसीजंस में, है ना, शेयर होल्डिंग, ये सारी चीजें बात करें। फिर उन्होंने फिर से बोला भैया कंट्रोल ऑफ बिजनेस मतलब क्या? कंपनी विल बी एसोसिएट कंपनी इवन, क्या लिखा है? जरूरी नहीं है वोटिंग पावर से कंट्रोल आएगा। और किस तरीके से आ रहा है? अंबानी जैसा, याद रहेगा? हाँ, एग्जाम्पल बच्चों आराम से दे सकते हैं। एग्जाम्पल देना बेस्ट वे होता है। अंबानी का भी दे सकते हैं। हाँ, देखो पहली बात, प्रैक्टिकली जो एग्जाम्पल चल रहे हैं वो दे दो। नहीं होता तो ABCD XYZ की हेल्प लेकर भी बना सकते हो। दोनों वे सही है। अपने दिमाग से कुछ भी स्टोरी बनाकर, लेकिन बस होता क्या है ना, अच्छे से उसे एक्सप्रेस भी करो। तुम लोग अपनी तरफ से तो एग्जाम्पल दे रहे हो, सामने वालों को समझ ही नहीं आ रहा क्या एग्जाम्पल है। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे बस कंपनीज एक्ट की छोटी छोटी बातें। हेडिंग क्या लिखा है? इफ कंपनी एज एन एसोसिएटेड कंपनी। ये रिलेटेड पार्टी क्या होता है? रिश्तेदार के साथ बिजनेस करना।
अब थोड़ा समझना, जियो कंपनी, ठीक है, जियो कंपनी तो वैसे पूरे से कंट्रोल है, दूसरा एग्जाम्पल ले तो ज्यादा अच्छा है ना। एबीसी नॉर्मल बना रहे, एबीसी कंपनी, इसकी एसोसिएटेड क्या है, एक्स वाई जेड, इसने इस पे कितना होल्ड कर रखा है, 20%, ठीक। अब इन्होंने कहा कि भाई हम अपना नॉर्मल धंधा बिजनेस कर रहे हैं, होल्डिंग सब्सिडी तो नहीं है ना, होल्डिंग सब्सिडी है क्या, नहीं। इन्होंने कहा कि भाई धंधा हम इसके साथ भी कर रहे हैं, तो ये भी रिलेटेड पार्टी होगी। क्यों रिलेटेड पार्टी, क्योंकि ए बी सी एक्स वाई जेड रिलेटेड तो है, चलती तो है। फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर वालों के साथ ही बिजनेस करते हो, मैं आईटेक्स मैंने एग्जाम्पल दिया, जैसे रॉकी सर के भाई के साथ हम बिजनेस करते हैं, ठीक है, उनको बहुत सारे काम चलते हैं थोड़े दूसरे, है ना, हार्डवेयर के उनके बहुत सारे काम चलते हैं। अब आईटेक्स आईटेक्स उनके हार्डवेयर के बिजनेस में क्या कर रही है, पैसा लगा रही है, तो हम अपने सारे शोल्डर को शो करेंगे कि भैया हम बिजनेस किसके साथ करें, एक्स वाई जेड के साथ करें, और वो एक्स वाई जेड किसका है, हमारा ही है, हम उससे क्या है, रिलेटेड है, ये शो करना पड़ता है क्योंकि उसके ट्रांजैक्शंस में ताकि नजर रखी जाए। वापस से कह रही हूँ, रिलेटेड पार्टी के साथ धंधा बिजनेस कर सकते हैं, मना नहीं कर रखा है, लेकिन बोला क्या है कि डिस्क्लोज कर दो ताकि हम क्या करें, नजर रख सके, है ना, कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा, अनफेयर तो नहीं हो रहा, ठीक। तो यहाँ पे उन्होंने कहा एबीसी एक्स वाई जेड अगर आपस में बिजनेस कर रहे हैं तो हमारी नजर में क्या है, ये रिलेटेड पार्टी, और इन्हें सब डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सेकंड क्या लिखा है, सेक्शन बस लिख दिया है, हाँ बेटा बोल। हाँ बिल्कुल, पूरा सीएस का काम ही यही है, ढूंढ निकाले कि किसका क्या रिलेशन है। अब अगर देखो करप्टेड लुक तो है, हमने अपना बेस्ट दिमाग लगाया और ढूंढा और हमें नहीं मिला, तो जिसको भी लेकर आते हो, फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टर रॉकी सर के साइन करवा लूंगी, सर आप हमें बताइए आपने जितनी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करी है सब सही करी है, वो बोलेंगे हाँ बिल्कुल सब सही करी है, झूठ बोल रखा होगा भले, ठीक है, इस पेपर को हम अपने पास रख लेंगे कि हमने अपना बेस्ट नॉलेज लगाया, हमें कहीं से नहीं मिला कुछ भी रिलेटेड, और डायरेक्टर ने भी बोल दिया कि हाँ हमारी कंपनी किसी भी रिलेटेड पार्टी के साथ बिजनेस नहीं करिए। कल को अगर रॉकी सर पकड़े जाते हैं अपने भाई के साथ बिजनेस करने में, तो हम तो ये पेपर लेके पहुंच जाएंगे एनसीएलटी के पास कि हमने तो ढूंढा, इन्होंने हमसे जानबूझकर छुपाया, झूठ बोला, और ये रिटर्न प्रूफ है हमारे पास, तो हम बच जाएंगे। तो डायरेक्टर से हमें क्या लेनी पड़ती है, रिटर्न कंसेंट, रिटर्न लेनी होती है। ओरल लिया तो तुम फंसोगे, सबूत नहीं है ना, ठीक है, समझ में आया। ये क्या लिखा है, कंसोलिडेटेड, कुछ सुना सुना सा लग रहा है, ऊपर पड़ा था, इकट्ठा ऊपर पड़ा था, होल्डिंग कंपनी अपनी सारी सब्सिडी, एसोसिएटेड और जॉइंट वेंचर, मतलब बस होल्डिंग सब्सिडी का नहीं दिखाना है, किस किस का, एसोसिएटेड जॉइंट वेंचर सबका इकट्ठा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होता है, बोलो। इन्होंने कहा एसोसिएट कंपनी का डायरेक्टर बैठा दोगे क्या, हम तो रिलेटेड है, हमारी वहां चलती है, समझना। रॉकी रॉकी सर का बिजनेस आईटेक्स, उनके भाई का बिजनेस कुछ और, समझना, एसोसिएटेड है दोनों। अब जो उनके भाई के जो डायरेक्टर होंगे उनको बोलेंगे तुम आकर हमारे डायरेक्टर को चेक करो, क्योंकि हमारी कंपनी में क्या बोल दिया है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बैठाना है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है पनस, तो हमने क्या दिमाग लगाया, रॉकी सर के भाई के डायरेक्टर, उसकी कंपनी का डायरेक्टर उठा के यहाँ बैठा दिया, और क्या बोल दिया, ये इंडिपेंडेंट है, बोल दिया, तो वो क्या लगता है, फेवर में काम करेगा, कंपनी के फेवर में काम करेगा, शेयरहोल्डर का उसको नहीं है कंसर्न, जनता का उसे कंसर्न नहीं है। तो साफ इन्होंने बोला भैया ऐसे बंदे को नहीं बैठाओ, प्रमोटर, प्रमोटर से रिलेटेड डायरेक्टर, मतलब एसोसिएटेड कंपनी का क्या है, वो प्रमोटर है या फिर उसके प्रमोटर का रिलेटिव है, तो मतलब भाई का भी उसने क्या किया, अपने साड़ू भाई को पकड़ लिया, समझ रहे हो ना, तो पूरे रिश्तेदारों में ये खेल रहे, तो ऐसा खेलना अलाउड नहीं है। सेम यहाँ पे लिखा है उन्होंने, ये पेक्यूनरी रिलेशंस क्या होता है, पैसा, पैसे का लेन देन चलता है, हो सकता है वो हमारा रिश्तेदार ना हो, लेकिन पैसे की रिश्तेदारी है, दोस्तों के साथ पैसे की रिश्तेदारी रखी है आपने, है ना। तो आप एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करते हो जिससे आप लोन का लेने देना रखते हो, तो वो तुम्हारा सगा ज्यादा हुआ ना, कुल मिलाकर जो आपका सगा है उसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आप नहीं बनाओगे। सेम यहाँ पे उन्होंने लिखा है एसोसिएट कंपनी का वहां का की मैनेजर पर्सन यहाँ बैठा दिया तुमने, नहीं, एसोसिएट कंपनी अलग है, आपकी कंपनी अलग है, वहां का कोई भी बंदा यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रोल प्ले नहीं करेगा, ठीक है। लास्ट है, बस खत्म। इफ डायरेक्टर ऑफ एसोसिएशन कंपनी, क्या लिखा है, वांट टू डू एनी नॉन कैश ट्रांजेक्शन, तो उन्होंने क्या लिखा है, कुछ ऐसे काम होने वाले हैं जिसमें क्या है,
कैश वैश इन्वॉल्व नहीं है, तो उन्होंने बोला ओआर से भी काम चल जाएगा। जहां पैसा आ जाएगा तो वहां पर एसआर, फिर ज्यादा लोग की परमिशन चाहिए, बिना कैश वाली चीजें तो चल जाएगी, कोई इशू नहीं। इफ डायरेक्टर और कनेक्टेड पर्सन इज अ डायरेक्टर होल्डिंग कंपनी अप्रूवल पासिंग रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग, जनरल बातें करें। मॉरल ऑफ द स्टोरी, पैसा इन्वॉल्व नहीं है, 50% से ज्यादा लोगों की भी अगर हाँ होगी तो चल जाएगा, अदरवाइज ऐसा आ जाता है। एग्जाम्पल खुद रीड करेंगे। एसोसिएट कंपनी के एडवांटेजेस बताओ। पहला, नए मार्केट में एंटर हो रहे, टेक्नोलॉजी रिसर्च, नई चीजों के बारे में जानोगे। क्या कर रहे हो, आज आप एसोसिएटेड कंपनी बने हो, भविष्य में आप चाहते हो 20 से ज्यादा हो जाए, 30 हो जाए, 30 के बाद 50 हो जाए, 50 के बाद 60 हो जाए। आपका प्लान क्या है, उसे अपनी सब्सिडी बनाने का। आपका प्लान क्या है, धीरे धीरे उसके मेजॉरिटी स्टेक खरीद के सब्सिडी बनाने का। एसोसिएटेड कंपनी हेल्प बूस्ट द पेरेंट कंपनी। बच्चों, कंपनी किस कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहिए, जो प्रॉफिटेबल है, तो वो कहीं ना कहीं होल्डिंग कंपनी को क्या करेगी, बूस्ट ही करती है। ठीक। फाइनली यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन क्या लिखा है, बस खत्म है, लास्ट ही है। एसोसिएट में क्या होता है, मिनिमम 20, मैक्सिमम 50। सब्सिडी कंपनी में कितना, 50 से तो ज्यादा ना। पेरेंट कंपनी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, इनके डेफिनेशन में ये टर्म यूज था। इन्होंने कहा भाई पेरेंट कंपनी कंट्रोल करती है फाइनेंशियल ऑपरेशनल डिसीजन, मतलब क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कॉम्पोजिशन, और दूसरा क्या है, वोटिंग पावर। में क्या लिखा है, प्रेजेंस ऑफ द सर्टेन नंबर ऑफ द कॉमन प्रमोटर डायरेक्टर्स हो सकते हैं। इन्होंने कहा पेरेंट कंपनी कंट्रोल दी मैनेजमेंट। देखो ये कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें दोनों में सेम बातें होती, बस उन्होंने जबरदस्ती का एक डिफरेंस बना दिया है। मुझे बताओ, कंसेप्ट समझ में आया। सबसे पहला टॉपिक आज क्या पढ़ा, होल्डिंग, डेफिनेशन क्लिक हो रही है। सब्सिडरी क्लिक हो रही है। एसोसिएट पक्का आ रहा है, ये सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऐसा आ रहा है धुंधला धुंधला सा। उसके नीचे दो बातें आ रही है, कौन कौन सी बातें आ रही है, वोटिंग वाली और डिसीजन, मैनेजमेंट डिसीजन। याद आ रहा है बच्चों, बस घर जाके रिवीजन करना है, क्योंकि मुझे मालूम है बहुत लंबा चौड़ा ब्रेक है, तो इस ब्रेक का कुछ यूटिलाइजेशन करना चाहिए हमें। क्या करना चाहिए बताओ, टेस्ट वेस्ट ले लूं,